यहाँ से स्टार्ट करेंगे। PT365 यहाँ पर मैगजीन है, इसको यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर पर्यावरण की जो मैगजीन है हिंदी में, इसको कवर करेंगे। ठीक है, टॉपिक नंबर यहाँ से हम लोग देखेंगे आज टॉपिक नंबर 4, जिसमें यहाँ पर आपका रहेगा जो सब्जेक्ट है ये जो टॉपिक है इसका सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पर देखेंगे। इसमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी, जैसे कि सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट थी। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के यहाँ रिपोर्ट निकाली गई थी। सौर पैनल दक्षता को लेकर के कुछ मानदंड बताए गए थे। ठीक है, नेशनल ग्रीन जो हाइड्रोजन मिशन है उसको लेकर के भी यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए गए थे। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग। राइट, टॉपिक 4 काफ़ी बड़ा है, तो कोशिश करेंगे टॉपिक 4 को आज पूरा खत्म करने की। राइट, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक 5, और टॉपिक 6 को सोच रहा हूँ एक ही साथ में कर लूँ, ज्योग्राफी को और यहाँ पर जो आपदा प्रबंधन, इसको एक साथ ही करेंगे। ठीक है, जैसा रहेगा देखेंगे आगे। टॉपिक नंबर 4 सतत विकास। यहाँ से है सतत विकास, इसको देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें यहाँ पर देखो सतत विकास जो लक्ष्य है इसके यहाँ पर 10 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, इस वजह से काफ़ी न्यूज़ में भी और यहाँ पर चर्चा में आया था। तो यहाँ पर देखो ये 2015 में क्या था, जारी किया गया था। राइट, तो यहाँ से इसका 10 साल पूरा हो चुका है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन देखो टॉपिक पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद बताते हैं क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी यहाँ पर देश ने सतत विकास के जो लिए 2030 का एजेंडा अपनाया था। ठीक है, और यहाँ पर ये 17 लक्ष्य 17 गोल जो थे उसमें 169 उपलक्ष्यों में टारगेट्स का समूह बताया गया था। और इसमें जो शताब्दी विकास लक्ष्य था उसमें लक्ष्य MDG को परवर्ती माने गए थे। MDGs की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी, जो यहाँ पर 8 लक्ष्यों को एक समुच्चय था। इन लक्ष्यों में जो समय सीमा थी 2015 तक निर्धारित की गई थी। उसके बाद यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया था। ठीक है, ऐसे करके तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये SDG, इसकी दिशा में प्रगति सतत विकास रिपोर्ट 2025 का 10वां संस्करण पेश किया गया था। इसमें क्या बताया गया था, इसमें बताया गया था कि जो SDG सूचकांक है इसमें फिनलैंड 87 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। उसके बाद स्वीडन और डेनमार्क का स्थान आता है। औसतन रूप से पूर्वी और दक्षिणी एशिया ने 2015 के बाद से SDG पर सबसे तीव्र प्रगति दर्शाई है। केवल यहाँ पर 17% SDG लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने की राह पर है, और SDG 1 और 10 सही दिशा में और SDG 13 में गिरावट देखी जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा, यहाँ पर भारत को लेकर के बोल रहा है। भारत में पहली बार जो है SDG सूचकांक शीर्ष 100 देशों में शामिल हुआ है, और भारत 100 में से 67 अंकों के स्कोर को यहाँ पर 99 स्थान पर रहा हुआ है। आते हैं क्वेश्चन बनाते हैं अपना, कैसे क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट करेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि SDG की दिशा, जो SDG है यहाँ पर उसको लेकर के यहाँ पर अभी रिपोर्ट यहाँ पर निकाली गई थी। ठीक है, 2025 की 10वां संस्करण पर निकाला गया था, तो उसके बारे में विचार करना है। पहले बात यहाँ बोलेगा कि जो डेनमार्क है इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर आता है, और यहाँ पर उसके बाद फिनलैंड और स्वीडन का स्थान आता है। तो पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर पहला फिनलैंड है। दूसरी बात बोलेगा कि जो दक्षिण पूर्व एशिया है इसमें यहाँ पर 2015 के बाद से SDG में तीव्र प्रगति दर्शाई गई है। सही बात है। तीसरा बोलेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG जो है इसके लक्ष्य जो है करीब 20% से अधिक यहाँ पर है, वो 2030 तक प्राप्त करने की राह पर दिखाई दे रहे हैं। 20% से अधिक तो गलत होगा, क्योंकि 20% से कम है, यहाँ पर 17% है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आगे चौथा स्टेटमेंट दे देगा कि जो SDG 1 है और SDG और जो 10 है ये सही दिशा में, और SDG 13 में काफ़ी गिरावट दिखी गई है। ठीक है, तो ये बात सही हो जाएगी। यहाँ से जो SDG को घुमा भी सकता है। राइट, तो इस टाइप से आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछेगा। आगे आते हैं। भारत की उपलब्धियों से कुछ बिंदु में भारत को लेकर के, जैसे यहाँ पर SDG 1 की निर्धारित जो यहाँ पर उन्मूलन करना 15-16 में, और 19-21 के बीच में यहाँ पर 135 मिलियन से अधिक लोग यहाँ पर हमें गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। नीति आयोग ने यहाँ पर रिपोर्ट दी थी। और SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य खुशहाल। राइट, ये क्या है, मातृ मृत्यु दर जो है उसमें 1 लाख जीवित जो जन्म है उनमें से 130 2014 से 16 के बीच घटकर 80% या 80.5 हो गए, और सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, SDG 4 में क्या बताया गया कि यहाँ पर जो वर्ष 2024 में प्राथमिक शिक्षा और शुद्ध नामांकन दर 99.9% हो गई SDR 2025 से। और अगला है SDG 7 स्वच्छ ऊर्जा 2022 से या 22 में 99.2% आबादी को बिजली सुविधा के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो ये सब पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो 7, 4
और 3 जिनके बारे में याद भी कर सकते हो। 7 क्या गोल है, ठीक है। 3 कम से कम पूरे नहीं याद कर सकते हो तो कम से कम जो यहाँ पर न्यूज़ में आ रहे हैं उतने आपको यहाँ से कवर करने हैं, राइट। आगे देखते हैं। एसडीजी से संबंधित यहाँ पर कुछ रिपोर्ट हैं, जैसे कि सतत विकास रिपोर्ट, राइट। एसडीआर जारी करता सतत विकास जो समाधान नेटवर्क है SDSN, इसके अधीन यहाँ पर दी जाती है। और एसडीआर सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र SDSN द्वारा 2016 में वार्षिक रूप से भाग में जारी किया जाता था, ठीक है। और 2012 में स्थापित UNSDSN एक संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वाधान में काम करता है। ये 0 से 100 के पैमाने पर प्रस्तुत किया जाता है और सभी के लक्ष्य को पूर्ण प्राप्ति का संकेत देता है। यहाँ से इसका कितना देखो, यहाँ पर ये 2016 से वार्षिक रूप से जारी किया जा रहा है और यहाँ पर इसका 10 साल पूरा हो चुका है। सतत विकास लोग जो रिपोर्ट है ये जारी कर रहे हैं SDR के संयुक्त राष्ट्र SDSN का। ये तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं SDSN के बारे में, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ना है इसको, राइट। आगे सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट, ये क्या है? यहाँ पर तैयार करने वाला संगठन क्या होगा? इसमें संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रणाली UN सस्टेनेबल जो स्टैटिस्टिकल जो सिस्टम है उसके सहयोग से UN द्वारा दिशा द्वारा तैयार की जाती है, जिसमें यहाँ पर 50 से अधिक जो अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंसियाँ शामिल होती हैं। ये एकमात्र संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक रिपोर्ट है जो सतत विकास लक्ष्य SDG की वैश्विक प्रगति की निगरानी करता है, ठीक है। आगे सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति जेंडर जो है रिपोर्ट ये जारी करता कौन होगा? UN वीमेन और UNDES से संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक और कार्य विभाग। तो यहाँ पर देखो जो भी रिपोर्ट जारी की जा रही है सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका 10 वर्ष पूरा हुआ है तो इसको लेकर के बहुत सारी रिपोर्ट जारी की गई है, तो सब न्यूज़ में है। तो एक एक रिपोर्ट आपको यहाँ से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट, सब 2025 की 24 की रिपोर्ट जो भी न्यू लेटेस्ट रिपोर्ट है वो सब दी गई है, ठीक है। LTG इंडिया इंडेक्स ये क्या जारी करता कौन? नीति आयोग। और ये LTG को लागू करने के लिए ये केंद्रीय समन्वय संस्था है, जिसमें से ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नीति आयोग का भी यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका 15 में आया था, 10 साल पूरा हो रहा है इसका, है ना। इसका भी 10 साल पूरा हो रहा है और यहाँ पर इसका ऑलरेडी तो यहाँ पर 10 साल पूरा हो गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। और बाकी हैं तो सब इंपॉर्टेंट, लेकिन ये पूछ सकता है आपसे। पूर्व क्षेत्र जोन है जो, उसके लिए यहाँ पर LTG सूचकांक है, जारी करता कौन होगा? नीति आयोग होगा, ठीक है। नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क जारी करता कौन है? MOSPI, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ जो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल होता है वो। आगे और स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा जो है ये रिपोर्ट यहाँ पर जारी करता नीति आयोग होगा, ठीक है। जो नीति आयोग यहाँ पर जिनका जारी करता है उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका 10 साल पूरा हो रहा है। ये भारत का तीसरा VNR और पिछले प्रस्तुतिकरण 17 और 20 के बीच यहाँ पर थे। VNR का एक भाग या एक प्रक्रिया, मतलब यहाँ पर स्वैच्छिक राष्ट्रीय जो समीक्षा है जिसके माध्यम से देश में SDG को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति को आकलन प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है। तो कुछ रिपोर्ट यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। सब देखो कैसे आप लिखोगे, जैसे आपने लिखा स्वैच्छिक समीक्षा ऊर्जा VNR रिपोर्ट, ऐसे करके VNR रिपोर्ट लिखा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आपको पूरा नाम लिखना है VNR रिपोर्ट। और यहाँ पर क्या की पॉइंट 1 की पॉइंट 2 की पॉइंट और 3 की पॉइंट, ऐसे करके इसकी इतने बीच में ही आपको पूरा आंसर हो जाना चाहिए यहाँ से, ऐसे करके। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़े, आपको मतलब ऐसा नहीं लिखना जैसे उन्होंने लिखा है ना लाइन बाई लाइन, ऐसा लाइन बाई लाइन नहीं लिखना है, आपको ये ध्यान रखना है। आगे सतत विकास लक्ष्य के लिए यहाँ पर वित्त पोषण क्या होगा, है ना। यहाँ पर इसके लिए फाइनेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये क्या होगा इसमें लिखते हैं। इसमें यहाँ पर कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें जो आपको पढ़ना है वो यहाँ पे ये पढ़ सकते हो, जैसे कि कोलिशन फॉर ग्लोबल सॉलिडेरिटी लेवी, ये क्या है? फ्रांस, केन्या और बारबाडोस के नेतृत्व में इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर सतत विकास के लिए धन जुटाने के लिए प्रीमियम क्लास जो है उसके प्राइवेट जेट्स पर कर लगाना, ठीक है। ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ पर अगला है यूनाइटेड किंगडम जो है उसकी ब्रिजटाउन के पहल के नेतृत्व करने वाला एक संगठन होगा, ठीक है। और इसका उद्देश्य होगा कि आपदा जो है प्रबंधन, उसके लिए यहाँ पर पूर्व व्यवस्थित वित्त पोषण 2035 तक का कुल यहाँ पर वित्त 2% से बढ़ाकर 20% तक करना होगा, ठीक है। आगे आते हैं सतत विकास के लिए वित्त पोषण का क्रम विकास। ये मॉन्टेरिक यहाँ पर कंसेंसस 2002, दोहा घोषणा 2008, अदीस अबाबा एक्शन 2015। थोड़ा सा इनके बारे में आपको रीड करना है, आपका वर्क है आज का होमवर्क है। तीनों यहाँ पर है जो डिक्लेरेशन है ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आगे आते हैं ऊर्जा दक्षता और यहाँ पर वैकल्पिक ईंधन जो है उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं।
इसमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रक है, जिसमें से यहाँ पर हम लोग को पढ़ना क्या, यहाँ से देखते हैं। ये पंचामृत लक्ष्य 2030 के लिए, इसको लेकर मैंने क्वेश्चन बनाया है। यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन था ना, PD 65 का MCQ वहाँ पर कराया मैंने। तो यहाँ पर देखो, इसमें अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं पर 50% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से पूरा करना, गैर जीवाश्म जो है उसमें ऊर्जा स्थापित क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुँचाना, और भारत में नवीकरणीय ऊर्जा जो है उसके क्षेत्र की स्थिति क्या होगी, जैसे कि यहाँ पर वैश्विक रैंकिंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और उनके गैर जीवाश्म स्रोतों को लेकर के विद्युत क्षमता क्या होनी चाहिए, राइट, वो यहाँ पर बताई गई है। इसकी प्रगति थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर स्थापित यहाँ पर अक्षय ऊर्जा है, इसकी क्षमता जो है 2014 से 25 के बीच लगभग 3 गुना की वृद्धि देखी गई है, ठीक है, और सौर ऊर्जा में 14 से 25 के बीच लगभग 40 गुना की वृद्धि देखी गई है, और पवन ऊर्जा क्षमता में 2020 से 24 के बीच अवधि के बीच में 30% की वृद्धि देखी गई है। तो यहाँ पर पॉइंट देख सकते हो, यहाँ पर जो है इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पॉइंट में देखो, पूरा क्वेश्चन तो नहीं बनाएगा इसे, लेकिन घुमा के क्वेश्चन रख सकता है कि यहाँ पर जो सौर ऊर्जा की भी यहाँ पर जो रिपोर्ट आई थी 14 से 25 के बीच की, करीब यहाँ पर 10 सालों की रिपोर्ट आई थी, उसमें सौर ऊर्जा में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा 50% से अधिक की वृद्धि देखने को मिली है। गलत हो जाएगा, ठीक है, और यहीं पर सौर के बारे में एक कोई स्टैटिक पॉइंट लगा देगा, है ना। और पवन ऊर्जा क्षमता में यहाँ पर जो 20 से 24 की जो 5 साल की जो रिपोर्ट थी, उसके अनुसार यहाँ पर करीब 50% से अधिक वृद्धि देखने को मिली है। ऐसा करके पॉइंट बताएगा, तो आपको ये की पॉइंट नोट करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में रख के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। आगे आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, सोलर अलायंस। यहाँ पर जो इसके बारे में देखो, इस सत्र के यहाँ पर मुख्य परिणाम पर एक नज़र देखते हैं। सनराइज यहाँ पर क्या है, ये सोलर अप साइक्लिंग नेटवर्क पर यहाँ पर फॉर रिसाइकलिंग इनोवेशन एंड स्टेक होल्डर इंगेजमेंट का शुभारंभ किया गया है। ये क्या, लघुद्वीपी विकासशील देश और खरीद समझौता ज्ञापन 16 लघुद्वीपी विकासशील देशों में इसके विश्व बैंक प्लेटफॉर्म पर तहत यहाँ पर सम्मिलित के रूप में की जाएंगे, है ना। और ISC की यहाँ पर प्रमुख जो रिपोर्ट है उसकी जारी की गई ईज ऑफ डूइंग 2025 में, सोलर ट्रेड्स 2025 आदि, मतलब यहाँ पर इसकी जो ISC की प्रमुख यहाँ पर रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें से आपका ईज ऑफ डूइंग 2025 और सोलर ट्रेड्स 2025, ठीक है। और अन्य यहाँ पर है भारत और यहाँ में सौर ऊर्जा जो नीति है उसके लेकर के सिलिकॉन वैली बनाने के लेकर वैश्विक पहल क्षमता जो है उसका केंद्र का अनावरण किया गया है। साथ ही यहाँ पर ISC एकेडमी या AI जो आधारित यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसका शुभारंभ किया गया है। कुछ पॉइंट यहाँ पे याद रखें, जैसे कि यहाँ पर कुछ रिपोर्ट इन्होंने निकाली है, ठीक है, और यहाँ पर सनराइज जो पहले ये और लघुद्वीपी विकासशील देश, तो 3 पॉइंट यहाँ से आपको पढ़ने हैं। बाकी इसका मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, वहाँ से देख सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर सौर गठबंधन है, उसके बारे में देखते हैं। इसमें यहाँ पर है, इसमें ISA के बारे में ये क्या है, ये आधारित एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन होगा, ठीक है, संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। ये जो गठबंधन है ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु इसके लिए किए गए सौर को संधारणी समाधान के रूप में बढ़ावा देने के लिए किया गया था। शुरुआत इसकी भारत और फ्रांस के बीच 2015 में की गई थी, पेरिस जलवायु परिवर्तन COP21 के सम्मेलन में, ठीक है, और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। और समझौते के हस्ताक्षर और अभी पुष्टि करने वाले देश यहाँ पर 104 देश हैं, ठीक है, 5 मतलब जो मार्च 2025 तक की रिपोर्ट में बता रही है। और इसके फ्रेमवर्क में 2020 के संशोधन के जो किए गए थे उसके बाद से यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शामिल हो सकते हैं। ISA का मिशन ISA टूवर्ड्स 1000 रणनीति मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इस रणनीति के यहाँ पर कुछ निम्नलिखित उद्देश्य, जैसे कि यहाँ पर 2030 तक सौर ऊर्जा समाधान में $1000 अरब का निवेश आकर्षित करना, स्वच्छ ऊर्जा समाधान के माध्यम से 1000 मिलियन लोगों को ऊर्जा उपलब्ध कराना और 1000 गीगावाट ऊर्जा क्षमता को स्थापित करना। तो 3 पॉइंट यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे आते हैं सौर पैनल दक्षता मानदंड। इसमें क्या है, देखो सौर पैनल दक्षता मानदंड है, इसमें यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि यहाँ पर इसमें यहाँ पर एक नई श्रेणी की शुरुआत की। देखो यहाँ पर ये इसका पहले परिवर्तन का दायरा क्या होगा, और यहाँ पर एक पॉइंट ये वर्तमान में ऑफ ग्रिड 200 से कम 200 वाट से कम, ठीक है। तो इस श्रेणी के लिए यहाँ पर न्यूनतम दक्षता आवश्यकता है। क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूल के लिए 19% और यहाँ पर कैडमियम के लिए यहाँ पर मॉड्यूल के लिए 18% निर्धारित की गई है। पहली बात आपको ये पढ़नी है। दूसरी बात यहाँ पे अब नया मानक यहाँ पर ऐड किया है, दोनों प्रौद्योगिकियों में 18% दक्षता देखी जाएगी, ना कि 19% पहला था, है ना। तो ये यहाँ पर चेंज हुआ है, ये बात आपको याद रखना है। और तीसरी बात यहाँ पर परिवर्तन का दायरा ये केवल 200 वाट है, उससे कम 200 वाट के जो ग्रिड है उसके ऊपर सौर अनुप्रयोग पर लागू होता है। जैसे यहाँ पर सौर पैनल
लेटेंस, ठीक है, और यहाँ पर माइक्रो सोलर ग्रिड, सोलर स्ट्रीट लाइट को लेकर छोटे पंखे उपकरण, राइट। और ये जो मानदंड है बड़े सिस्टम जैसे कि रूफटॉप सोलर पंप्स आदि को प्रभावित नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कम वाट के हैं, ठीक है। और ये नई श्रेणी की शुरुआत वितरित जो है नवीकरणीय ऊर्जा जो है नामक एक यहाँ पर नई श्रेणी की शुरुआत की जाएगी, जिसका उद्देश्य होगा कि लघु जो निर्माता हैं उसका समर्थन करना और व्यापक श्रेणी में ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करना। एक बात और, वितरित यहाँ पर नवीकरणीय जो ऊर्जा है इसमें नवीकरणीय स्रोत जैसे कि सूर्य का या पवन उत्पादित ऐसी जो विद्युत जिसका यहाँ पर उपयोग उत्पादन स्थल के नजदीक किया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, देखो यहाँ पर जो इसका उत्पादन होता है स्थल के नज़दीक किया जाए, जैसे कि यहाँ पर सोलर ऊपर लगाए तो हम लोग नीचे यूज कर सकते हैं, ये नहीं कि सोलर हम यहाँ पर लगाए तो हमारा घर यहाँ पर है हम लोग यहाँ यूज करें, नहीं, इसकी जब सोलर ऊपर लगाओ तो इसके नज़दीक ही हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, इसका ये कहने का मतलब है, ठीक है। आगे आते हैं, सौर फोटोवोल्टिक पीवी ऊर्जा के बारे में परिचय क्या होगा इसका, देखते हैं इसको। यहाँ पर क्या सौर यह है पीवी जो है सौर पदों की अर्धचालक जैसे जो सेल है उससे बने पैनल का उपयोग करके बनता है और सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित करता है। संरचना क्या होगी, ये फोटोवोल्टिक सेलों का उपयोग करती है और जो आमतौर पर सिलिकॉन के बने होते हैं, किसके, सिलिकॉन के, और पैनल को संयोजित होने के लिए इनका उपयोग छोटे पैमाने पर प्रतिष्ठानों जैसे छत और बड़े जो ऊर्जा संयंत्र उसमें दोनों में कर सकते हैं। कार्य प्रणाली क्या होगी, ये दिष्ट धारा डीसी उत्पन्न करती है जिसे यहाँ पर बाद में एक इन्वर्टर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा राशि में परिवर्तित भी किया जा सकता है। ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये बोलेगा आपसे ये एसी धारा पर जो होता है ये उत्पन्न करती है और डीसी में बाद में चेंज करते हैं, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। सबके की पॉइंट यहाँ से देखते जाने, हर एक लाइन में अपना की पॉइंट है इसमें, राइट। सौर ऊर्जा के दोहन के लिए यहाँ पर कुछ प्रौद्योगिकियाँ हैं जैसे कि सौर तापीय ऊर्जा, इसके लिए यहाँ पर बिजली उत्पन्न करने या हीटिंग समाधान को लेकर के ऊष्मा प्रदान करना और सौर तापीय पैनल को माध्यम से सूर्य ऊष्मा का दोहन करना। आगे इतने करीब 4 से 5 पॉइंट आपको पढ़ने हैं, आगे देखते हैं। संबंधित सुर्खियाँ यहाँ पर एग्री फोटोवोल्टिक यह सौर खेती जो है इसके बारे में देखो, ये एक ऐसा मॉडल है प्रदान कर सकता है जो भूमि उपयोग दक्षता को अधिकतम करता है और यहाँ पर किसानों की आय में वृद्धि संवर्धन करता है। डेफिनेशन क्या होगी, सौर पीवी का उपयोग या प्रणाली उपयोग के लिए करते हुए एक ही भूमि क्षेत्र का कृषि उत्पादन सौर बिजली उत्पादन के लिए संयुक्त उपयोग घटक होगा, ठीक है। घटक इसमें सौर पैनल माना जाएगा। ये कुछ नहीं पूछेगा आपसे, आगे आते हैं। सौर ट्रैकिंग सिस्टम अधिकतम दक्षता के लिए यहाँ पर ये होगा, ये भी कुछ नहीं पूछेगा आपसे। आगे देखते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे देखो यहाँ पर क्या है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है इसका कार्यान्वयन मंत्रालय जो होगा केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय होगा, ठीक है। अगला है, इसका उद्देश्य क्या होगा, ग्रीन हाइड्रोजन का जो इसका उद्देश्य होगा कि यहाँ पर डेरिवेटिव्स के मापन, निगरानी, रिपोर्टिंग, उत्पादन स्थान और सत्यापन का प्रमाण की विस्तृत कार्य प्रणाली को विकसित करेगा। नोडल अथॉरिटी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो होगी, यहाँ पर जो इसको नोडल अथॉरिटी होगी कौन होगी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। और प्रमाणन का दायरा होगा, ये प्रमाणन ग्रीन जो हाइड्रोजन है उसका उत्पादन परियोजना के स्तर पर लागू होगा और इसमें परिवहन हेतु हाइड्रोजन के कंप्रेशन व शुद्धिकरण तक यहाँ पर सभी प्रक्रियाएं शामिल की जाएंगी। हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र की सीमाओं से बाहर हाइड्रोजन का परिवहन व भंडारण हाइड्रोजन वाहक के रूपांतरण के रूप में वापस किया जाएगा। और ये 2 प्रकार होते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट प्रमाण पत्र जो स्वैच्छिक है और फैसिलिटी लेवल प्रमाण पत्र जो अनिवार्य है। 2 बातें यहाँ पर याद रखना है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता को मापता है, ये कार्य नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन जो उत्सर्जन मापन है उसी कार्य प्रणाली में उसके अनुसार किया जाएगा। ग्रीन प्रमाणन जो शर्त है उसके तहत यहाँ पर हाइड्रोजन जो ग्रीन हाइड्रोजन उसका प्रमाण पत्र तभी प्रदान किया जाएगा जब प्रत्येक 1 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर ग्रीन हाउस उत्सर्जन 2 किलोग्राम CO2 उत्सर्जन में समतुल अधिक नहीं होती है तब। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। कुछ यहाँ पर की पॉइंट जैसे कि यहाँ पर नोडल मंत्रालय का क्या है, ठीक है, शुद्धिकरण की जो प्रक्रियाएं सभी क्या होंगे वो, राइट। ग्रीन प्रमाण की कुछ शर्त है, क्या शर्त है इससे, है, तो ये सब की पॉइंट बना के आप लिख सकते हो अपने में, ठीक है। आगे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर देखो इसकी परिभाषा क्या होगी, विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन में इसमें सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों में प्राप्त विद्युत का उपयोग करके जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से प्रकार के यहाँ पर रंग हैं हाइड्रोजन के प्रकार। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ देख सकते हो, पिंक हाइड्रोजन क्या है ना, फिजोना हाइड्रोजन। तो यहाँ से देखो ग्रीन हाइड्रोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार, राइट। और एक ग्रे हाइड्रोजन होगा ये,
और ब्लू, ये 3 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी पढ़ने आपको सभी हैं। 3 के प्रकार के बारे में देख लोगे, क्या इनकी प्रक्रिया होती है, क्या इनके स्रोत होते हैं, राइट। तो यहाँ पर इनको नोट कर सकते हो। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, और मतलब यूपीएससी तो नहीं पूछा है, लेकिन यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है वहाँ टेस्ट सीरीज में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि यहाँ पर ग्रे हाइड्रोजन से भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, और ब्लू हाइड्रोजन से क्वेश्चन नहीं पूछा। तो ब्लू भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ना सबके बारे में। आगे आते हैं राष्ट्रीय हरित जो इसको लेकर के, हाँ, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, इसके बारे में देखते हैं। शुभारंभ से 2023 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है कि भारत की ग्रीन हाउस जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके उत्पन्न डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग और निर्यात को वैश्विक स्तर पर केंद्रित करना। इसका 2 साल पूरा हो चुका है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। लक्ष्य क्या होगा, 2030 तक प्रतिवर्ष 5 MMT मतलब 5 जो मीट्रिक टन है, ये हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना। प्रमुख घटक क्या होंगे, इसका प्रमुख घटक स्ट्रेटेजिक जो इंटरवेंशन है फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन कार्यक्रम चलाना, ठीक है, हरित हाइड्रोजन हब बनाना, और हाल ही में आप यहाँ पर 3 बंदरगाह जैसे कि दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण गुजरात, व्यू चिदम्बरनार जो बंदरगाह प्राधिकरण तमिलनाडु, और पारादीप जो उड़ीसा में, इनको यहाँ पर NGHM शॉर्ट फॉर्म में बोला हूँ, ठीक है, राष्ट्रीय हरित जो हाइड्रोजन मिशन है, इसके तहत औपचारिक रूप से हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है। तो तीनों यहाँ पर पोर्ट याद रखने इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी को लेवल से क्वेश्चन यहाँ पे बना सकता है पोर्ट में जाके, है ना, पोर्ट में जाके क्वेश्चन बनाएगा डीप में, आप सोचोगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर करंट में न्यूज़ में आया है, राइट। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में जो लक्ष्य हैं इसके ये भी पढ़ने हैं। 2 साल इसका पूरा हो गया तो क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है यूपीएससी। 2026 में क्वेश्चन बनने की उम्मीद यहाँ से हो गई इस टॉपिक से, ठीक है। आगे आते हैं, तो देखो यहाँ पर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो है, इस पर मैं आपको थोड़ा सा, जिसके भी यहाँ पर मुझे लगेगा क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, तो उस टॉपिक को मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम पे इस टॉपिक को, ये टॉपिक चलो इतना तो हो चुका है, इसके आगे के कुछ पॉइंट रहेंगे, मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इस टॉपिक को और अच्छे से कवर कर पाओगे, राइट। तो मैं अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेता हूँ कि आपको इसका PDF यहाँ पर NGHM जो है इसका देना है, NGHM PDF, ठीक है। तो इसका PDF आपको करीब 11 से 12 बजे के बीच में मिल जाएगा, राइट। आगे आते हैं, आगे टॉपिक है जैव ऊर्जा, देखते हैं इसको। जैव ऊर्जा है, इसमें यहाँ पर राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम है, इसके बारे में देखेंगे यहाँ से। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2022 में हुई थी, ठीक है। ऊपर यहाँ पर लिखा है क्या हुई थी, 2022 में इसकी शुरुआत हुई, और यहाँ से जो इसका क्रियान्वयन है, इस योजना को 2 चरणों में आप लागू किया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पर कुल 1715 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है, राइट। पहला चरण यहाँ पर 2021 से 22 जो है उसके लेकर के 25 से 26 होगा, मतलब पहला चरण भी यहाँ पर खत्म होने की कगार पर है, राइट। यह खत्म हो भी गया है क्योंकि 25 खत्म हो चुका है, तो इसका पहला चरण खत्म हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से उद्देश्य क्या होगा, इसका यह योजना है, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध अतिरिक्त बायोमास जैविक अपशिष्ट बिजली बनाने के लिए उपयोग करना, और केंद्रीय वित्तीय सहायता को लेकर के सरकार परियोजना विकासशील जो विकास करता है उसमें आर्थिक सहायता प्रदान करने की, जो प्रोजेक्ट की विशेषताओं पर आधारित होगी। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि यहाँ पर जो टॉपिक क्या है, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा जो कार्यक्रम है उसके बारे में विचार करना है। पहली बात, यहाँ पर पहले चरण के लिए 2023-24 से 27-28 तक यहाँ पर काम चलेगा। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो पहला चरण होगा इसके उद्देश्य होगा कि यहाँ पर जो अतिरिक्त बायोमास जैविक अपशिष्ट है उसकी बिजली बनाने के लिए यहाँ पर उस काम को उपयोग करना। पहली बात करेक्ट हो जाएगी, मतलब जो स्टेटमेंट है करेक्ट हो जाएगा। आगे स्टेटमेंट देगा अगला फिर से कि यहाँ पर इसमें विशेष रूप से जैसे कि यहाँ पर पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी राज्य, SC/ST जो लाभार्थी हैं उनको लेकर के यहाँ पर करीब 30% से अधिक यहाँ पर CFA की दी जाएगी, है ना। क्या होगा, CFA 30% से अधिक दी जाएगी, तो क्या ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो आर्थिक सहायता CFA मतलब यहाँ पर जो आर्थिक सहायता विकासशील को लेकर के ये यहाँ पर 20% से अधिक दी जाएगी, ना कि 30% से अधिक। तो ऐसे करके कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर है, इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित यहाँ पर 3 मुख्य घटक है, कौन कौन से। एक तो यहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, ठीक है, और यहाँ पर बायोमास कार्यक्रम और एक बायोगैस कार्यक्रम। तो 3 यहाँ पर कार्यक्रम आपको याद रखने। आपसे बोलेगा इसके तहत यहाँ पर जो है 3 कार्यक्रम जारी किए गए, नहीं इसके तहत नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा ऊपर टॉपिक क्या था, ऊपर टॉपिक था राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, है ना। आपसे बोलेगा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन जो मिशन है इसके तहत यहाँ पर 3 मुख्य घटक बताए गए। एक तो यहाँ पर बोलेगा वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, बायोमास कार्यक्रम और यहाँ पर बायोगैस कार्यक्रम। आपसे यहाँ पे ऐसे ही बोल सकता है कि जो वेस्ट एनर्जी प्रोग्राम, बायोमास कार्यक्रम और बायोगैस कार्यक्रम ये यहाँ पर किसके घटक हैं, है ना।
ऐसे बोल सकता है, या फिर ऐसे घुमा सकता है कि राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में इनमें से कौन से घटक इसके शामिल है, 1 2 3 4, या कौन से घटक इनमें से नहीं है, 3 तो होंगे, चौथा कौन सा नहीं है, ऐसे करके तो 4 टाइप से क्वेश्चन को घुमा सकता है, राइट। अब आते हैं अंदर, देखते हैं इसमें। देखो जो वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम है, ये कार्यक्रम शहरी औद्योगिक और यहाँ पर कृषि अपशिष्ट अवशेष है उसके बायोगैस, बायो CNG, बिजली या सीन गैस बनाने वाली परियोजनाओं को समर्थन देगी। पहली बात, बायोमास कार्यक्रम जो होगा, ये योजना बायोमास जो पैलेट बनाने संयंत्र को यहाँ पर लेकर के गैर खोई आधारित यहाँ पर जो सह उत्पादन उसकी परियोजनाओं को सहयोग देना, और बायोगैस कार्यक्रम इस घटक के तहत स्वच्छ ईंधन, कुकिंग गैस, छोटे बिजली उपकरण को ऊर्जा स्वच्छता में सुधार और महिला सशक्तिकरण के लेकर बायोगैस संयंत्र का बढ़ावा देना। तो 3 बातें आपको यहाँ से इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। यहाँ से बायोगैस में लगभग 95% मीथेन, CH4 तथा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर होती है, और इसके अलावा थोड़ी सी यहाँ पर मात्रा में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फाइड और यहाँ पर ऑक्सीजन भी पाई जाती है। आपसे बोलेगा कि बायोगैस जो है उसमें यहाँ पर जो करीब यहाँ पर 80% मीथेन, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये सभी गैसें पाई जाती हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो क्या गलत हो जाएगा क्योंकि 95% मीथेन होती है। आगे आते हैं, देखो यहाँ पर बोला है वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम और यहाँ पर बायोमास प्रोग्राम, ये दोनों आपको यहाँ से अंतर पढ़ना है। अंतर में पूरा अंतर नहीं पढ़ना है, जैसे कि मैं बता देता हूँ कुछ पॉइंट इसके। पहला चरण इसका था जिसमें वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम में 50% राज्य प्रदूषित नियंत्रण बोर्ड की सहमति पर जो बैंक की गारंटी थी, और कुल CFA का 50% जारी किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर शेष राशि 80% क्षमता पूरी हो जाए तो यहाँ पर निश्चित अधिकतम सीमा जो भी कम हो वो यहाँ पर शेष राशि इसकी दी जाएगी। मतलब यहाँ पर कहने का शेष राशि में कि जो जब 80% क्षमता पूरी हो जाए, ये निश्चित अधिकतम सीमा तक पहुँच जाए, तो भी यहाँ पर जो कम हो वो यहाँ पर जारी की जाएगा। 2 बातें इसकी पढ़नी है। और यहाँ पर क्या है, बायोमास प्रोग्राम में ये यहाँ पर तकनीकी एकीकरण में लेकर के यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो प्रयोगीय जो प्रणाली है उसको यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, और पराली जलाने को लेकर के यहाँ पर संबंधित सहायता दी जाएगी, राइट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बायोमास जो प्रोग्राम है इसके बारे में कौन सी विशेषताएं या कौन सी यहाँ पर बातें इसके बारे में सही है। पहली बात ये बोलेगा कि ये पैलेट बनाने वाले संयंत्र के लिए यहाँ पर क्लियरेंस दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो क्या गलत हो जाएगा क्योंकि इसके लेकर के यहाँ पर दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत हो गई। सेकेंड बात है, इसी क्वेश्चन में सेकंड पूछेगा कि बायोमास प्रोग्राम के बारे में। सेकंड बात है ये बोलेगा तकनीकी जो एकीकरण है इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित प्रणाली का उपयोग करके बढ़ावा दिया जाएगा, बात सही है। तीसरा बोलेगा कि जो पराली जलाने से संबंधित सहायता और आसपास के जो राज्य हैं उसमें पैलेट बनाने के लेकर के यहाँ पर MNRE केंद्रीय राज्य प्रदूषण बोर्ड की योजनाओं में से एक चुने जाने की संभावना होगी या चुने जा सकते हैं, तो यहाँ पर ये बात सही हो जाएगी। ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ से अंतर को लेकर के क्वेश्चन घुमा सकते हैं। यहाँ पर अंतर दिए लेकिन क्वेश्चन अलग अलग करके क्वेश्चन पूछ सकता है। वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम को लेकर के क्वेश्चन पूछ सकता है ना, बल्कि इसका घटक है ये, लेकिन आपसे क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कभी थी 2003 में पेट्रोल इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर शुरू किया गया था। देखो जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ वो क्वेश्चन इस टाइप में क्रिएट करके थोड़ा थोड़ा लिख लेने क्वेश्चन साइड में, ठीक है। आगे तो देखो यहाँ पर क्या इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर इथेनॉल मिश्रण क्या होता है, इथेनॉल मिश्रण के तहत पेट्रोल इथेनॉल को यहाँ पर क्या मिलाया जाता है ताकि यहाँ पर ईंधन को अधिक संधारणी और कम प्रदूषण फैलाने वाला बनाया जा सके। ये अधिक संधारणी और स्वच्छ ईंधन के पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। प्रकार क्या होगा, E10 में 10% इथेनॉल का वॉल्यूम मिश्रण सहित, E20 में 20% इथेनॉल मिश्रण, और यहाँ पर E85 में आयतन के अनुसार 85% इथेनॉल मिलाना। E20 E10 की तुलना में बेहतर एक्सेलरेशन और बेहतर राइडर अनुभव और कार्बन उत्सर्जन लगभग 30% कटौती प्रदान करेगा। कौन, E20 E10 की अपेक्षा, तो ये बात याद रखना है। आपसे क्वेश्चन घुमाएगा कि यहाँ पर जो E85 E20 की अपेक्षा तुलना में बेहतर और एक्सेलरेशन को लेकर के करीब 40% कार्बन कटौती करेगा। आप सोचोगे कि 20%, अगर E20 अगर इतना कर रहा है तो E85 और करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये की पॉइंट आपको याद रखना है। इसका लक्ष्य क्या होगा, लक्ष्य यहाँ पर है राष्ट्रीय बायो जो फ्यूल्स नीति है 2018 को 22 में संशोधित करते हुए पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2030 से पहले यानी 25-26 तक पूरा करना किया गया है। राष्ट्रीय बायोफ्यूल जो नीति है इसके बारे में पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को 13 गुना वृद्धि करना, और 2014 में 1.5 और 25 में 2014 से 1.5 से 2025 में 20% तक, ठीक है। यहाँ पर इसकी इतनी वृद्धि करना है पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को लेकर के, राइट, मतलब 20% तक वृद्धि करना। और
इथेनॉल उत्पादन 2014 के 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 2025 में 660 करोड़ लीटर अधिक हो गया है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। राष्ट्रीय बायोफिल नीति क्या होगी? बायोफिल नीति जो है, इस नीति के अनुसार गन्ने का रस, चुकंदर, कसावा और खराब अनाज, सड़े हुए आलू जैसी मानव उपयोग की वाली जो अनुपयुक्त सामग्री एथेनॉल बनाने में इसकी अनुमति दी जाएगी। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार पूछा था, 20 या 21 में पूछा है कुछ करके क्वेश्चन, बायोडीजल ऐसे कुछ करके कोई क्वेश्चन पूछा था, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें शामिल थी, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन घुमा सकता है इसको लेकर के पूरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो टॉपिक है ये। आगे इथेनॉल C2H5OH जो है, इसके बारे में देखते हैं। इथेनॉल एक क्या है? गैर नवीकरणीय ईंधन है। ये गन्ना, मक्का, गेहूं और अन्य स्टार्च वाली यहाँ पर जो फसलें उसके निर्मित यहाँ पर एक निर्जल एथिल अल्कोहल है। ये प्राकृतिक रूप से शर्करा, खमीर द्वारा किण्वन, पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के एथिलीन हाइड्रेशन से भी तैयार किया जाता है। तो दोनों बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। इसमें उच्च ऑक्टेन रेटिंग होती है, ठीक है, और ये पेट्रोल की तुलना में 27% कम ऊर्जा सघन होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये ऑक्टेन रेटिंग, इसमें ऑक्टेन रेटिंग होती है, लेकिन ये पेट्रोल की तुलना में 27% कम ऊर्जा सघन होती है। और ये फ्लेक्स फ्यूल कारों पेट्रोल के साथ यहाँ पर मिश्रण के रूप में सीधे तौर पर ईंधन E85 और E100 के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गैर ईंधन का उपयोग सैनिटाइजर, इत्र पेय पदार्थ, ठीक है, और यहाँ पर औद्योगिक फ्लैग के रूप में कर सकते हैं। और यहाँ पर स्थिति क्या होगी? इसमें यहाँ पर भारत इथेनॉल का विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यूएसए ब्राजील के बाद ये उपभोक्ता में, ठीक है। तो याद रखना है, ये भी पॉइंट ऐसे इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट करके आप नोट कर सकते हो, लिखोगे की पॉइंट और यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करके बना सकते हो। की पॉइंट में 1 2 3 4 ऐसा। जैव ईंधन और उनकी पीढ़ियाँ कुछ दे रखी हैं। प्रथम पीढ़ी के जो यहाँ पर खदान होते हैं उसमें कच्चा माल जैसे कि ये सब दे रखा है। द्वितीय पीढ़ी को लेकर के बायोमास पर अपशिष्ट, तृतीय पीढ़ी को लेकर के सूक्ष्म शैवाल और बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, बायोमास, और चतुर्थ पीढ़ी को लेकर के ये दे रखी है, ठीक है। आगे आते हैं। इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कुछ पहले दे रखी हैं, जैसे कि यहाँ पर जैव ईंधन, वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, ठीक है, और इथेनॉल ब्याज सबवेंशन योजनाएं, उद्योग विकास को लेकर के संशोधन। तो यहाँ पर 3 योजनाएं आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कौन सी पहल इनमें से शामिल नहीं की गई थी? तो 3 पहल शामिल की गई हैं, राइट। 3 है 4 है, हाँ 4 है। EBP कार्यक्रम में तो इथेनॉल पर GST में कमी, तो बोले इनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 करीब दे रखी हैं। सरकार ने ESY 2025-26 के दौरान गन्ने रस को यहाँ पर सीधे तौर पर एथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी है। तो यहाँ पर ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पूरा अंदर डीप में जाकर नहीं लिखना है, सिर्फ आपको जो हेडिंग है ये हेडिंग आपको लिखना है कि यहाँ पर क्या लिखोगे, इथेनॉल को बढ़ावा देने वाली पहले 1 2 3 4, बस इतना। हो सकता है अगर डीप में अगर लिखोगे तो थोड़ा सा पॉइंट लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर इथेनॉल परिवहन को सुगम बनाया जा सके, है ना। थोड़ा पॉइंट है, एक लाइन ये भी नोट कर सकते हो, राइट, छोटे का नहीं कुछ। और देखो सिर्फ नोट ही नहीं करना है, नोट करने के बाद आपको, जैसे कि PT 65 मैगजीन में करा रहा हूँ, रात में आप जब सोते हो ना, उससे करीब आधे घंटे या 1 घंटे पहले, ठीक है, फ़ोन चलाते हो चलाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर कुछ टाइम इसको पहले रीड कर लो, ठीक है। या फ़ोन चलाने के बाद आप फ्री होते हो, उसके बाद थोड़ा सा जाके आप रीड करो, उसके बाद सो जाओ, राइट। एक बार कॉपी सोते टाइम जरूर देखना है, लिखा है जो, फिर आप तो माइंड में एकदम सेट हो जाएगा चीज़ें। और मॉर्निंग में एक बार उठने से पहले करीब 5-6 बजे जो भी उठते हो, अगर देखो भले ही आप 8 बजे 7 बजे उठते हो, अब उठना स्टार्ट कर दो कम से कम 5:30 से 6 बजे के बीच, है ना। मैं भी यहाँ पे करीब 5 से 6 बजे भी उठता हूँ, तो यहाँ पे अपना भी रीडिंग करना पड़ना है, राइट। उसके बाद यहाँ पे कुछ लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं, तो ये सब मॉर्निंग में आप करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आते हैं आगे टॉपिक पर, देखते हैं। सुर्खियों में रहे अन्य बायोफ्यूल हैं, जैसे कि बायोथेनॉल, राइट। तो बायो जो इथेनॉल है यहाँ पर, ये प्रधानमंत्री ने असम में गोलाघाट में भारत के पहले बांस आधारित यहाँ पर बायोथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है, ठीक है। बायोथेनॉल के बारे में देखते हैं। बायोथेनॉल खाद्य फसलों, कृषि अपशिष्ट जैसे नवीकरणीय जैविक स्रोत उत्पादन इथेनॉल होगा। बायो स्रोत को लेकर के यहाँ पर राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के अनुसार बायोथेनॉल निम्नलिखित बायोमास से उत्पादित इथेनॉल होता है। शर्करा युक्त सामग्री में क्या होता है, जैसे कि गन्ना, चुकंदर, मीठी ज्वार आदि शामिल होता है। स्टार्च युक्त में, तो यहाँ पर इनमें देखो ये 4 पॉइंट आप नोट कर लो, ये वाले, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आते हैं। ई मेथेनॉल, इलेक्ट्रोमेथेनॉल, इसका पहला विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर पर ई मेथेनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ सकते हैं क्वेश्चन,
क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है ऐसे कि भारत में इथेनॉल अर्थव्यवस्था के कार्यक्रम नीतियों के द्वारा किए गए। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन तो पूरा नहीं पूछेगा, लेकिन की पॉइंट यहाँ से आप नोट कर सकते हो। ये की पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका। एक यहाँ पर CO2 का विकिरण जो है ये यहाँ से इसका इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, 2 पॉइंट। और आपका लाभ में जैसे कि LPG में 20%, ये सब को लेकर के ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो। तो 3 पॉइंट सिर्फ आपको यहाँ से नोट करना है, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यहाँ से नहीं पूछेगा, लेकिन घुमा के कहीं स्टेटमेंट रख देगा, लेकिन आपको बात जो है ये पता नहीं। हम लोग देखो जब UPSC का पेपर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कहीं स्टेटमेंट कहीं और दिखता है कि हाँ इसका बढ़ावा दिया जाए, 2018-19 में यहाँ पर रिपोर्ट दी गई कि इसका ऐसा होना चाहिए, और यहाँ पर दे देगा कि यहाँ पर धान के खेत में ऐसा। तो मतलब कहीं भी स्टेटमेंट कहीं भी घुसा देता है स्टेटमेंट वो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि स्टेटमेंट कहीं से उठाएगा और टॉपिक उसमें टॉपिक में घुसा देगा कि हाँ बस इससे संबंधित है वो, हाँ तो ठीक है रख दो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ आपको यहाँ से कवर करनी है। आगे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2021 का पेपर देखो, 21 नहीं 21-22 का कुछ पेपर था ना, उसमें यहाँ पर जो स्टेटमेंट पूछे थे कई स्टेटमेंट इधर उधर थे उनके स्टेटमेंट का। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे ना जियोग्राफी के क्वेश्चन में, डेटा जो थे डेटा वाले क्वेश्चन और इकोनॉमिक के क्वेश्चन, उसमें से कई स्टेटमेंट एक दूसरा पूछ रहा है, तो एक यहाँ पर चौथा कहीं और पूछ दिया। मतलब तीनों चारों स्टेटमेंट एकदम अलग। अगर यहाँ पर कहा जाता कि इनमें से कौन सा किसकी व्याख्या कर रहा था, तो कोई किसी की व्याख्या नहीं कर सकते थे, क्योंकि सब अलग स्टेटमेंट थे वो, है ना, सबकी बात अलग अलग दे रखी थी। इस वजह से क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि जो पॉइंट है ये पॉइंट आप नोट करते चलो, कहीं क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी से घुमा के पूछ लेगा, ठीक है। आगे आते हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस CBG। हाल ही में यहाँ पर देश में पहले सहकारी जो मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस है, इसमें यहाँ पर महाराष्ट्र में उद्घाटन किया गया। ये परियोजना राष्ट्रीय शहरी सहकारी विकास निगम जो उसकी सहायता से विकसित की जा रही है। ये संयंत्र प्रतिदिन 12 टन CBG उत्पादन करेगा और यहाँ पर गुण व सिरे से 75 टन पोटास का उत्पादन करेगा। एक की पॉइंट है थोड़ा सा ये, ठीक है, नोट कर सकते हो। नोट बना के सबको ये की पॉइंट करके सबको दूसरे कलर से नोट करना, जो भी आप नोट्स बना रहे हो उससे कलर से दूसरे कलर से इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। कंप्रेस्ड बायोगैस के बारे में ये क्या होगा, देखो यहाँ पर इसके कुछ मुख्य यहाँ पर रूप होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मीथेन में इतना जो है 55 से 60%, कार्बन डाइऑक्साइड में 35 से 40, और अन्य शुद्धियाँ जो होती है H2S और जलवाष्प, ये तो जो होती हैं शुद्धियाँ करीब यहाँ पर शामिल होती हैं इसमें कंप्रेस्ड बायोगैस में, राइट। तो इनकी शुद्धियों को लिख सकते हो कि यहाँ पर इतनी शुद्धियाँ होती हैं। और कच्ची बायोमास जो होती है, ये बायोमास और अपशिष्ट स्रोत जैसे कृषि अपशिष्ट, पशु गोबर, खाद्य अपशिष्ट आदि के अवायवी जो हैं ये अपघटन द्वारा की जाती हैं। तो ये सब पॉइंट नोट कर सकते हो, ठीक है। एक ये और 3 पॉइंट ये, बाकी कुछ नहीं लिखना है। ऊपर जो मैंने बताया था ग्रीन से लिखा है, हाईलाइट है वो भी। राष्ट्रीय भूतापी ऊर्जा नीति, इसके बारे में राष्ट्रीय भूतापी ऊर्जा नीति है, इसमें देखते हैं। इसमें आपको देखो इसका जो प्रमुख स्रोत का उपयोग क्या होगा इसके बारे में देखो। इसमें यहाँ पर हाई एथेल्पी लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड संसाधन, ज्वालामुखी क्षेत्र में गीजर तथा उष्ण जल निकास इत्यादि बिजली उत्पादन के लिए प्रयुक्त होगा। निम्न तापमान को लेकर के ये तो नहीं पूछेगा, हटाते हैं इसको। यहाँ से कोई ये पूछ सकता है आपसे, राष्ट्रीय जो भूतापी नीति है उसके महत्व को पूछ सकता है, बाकी तो कुछ नहीं पूछेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं दिखते हैं ऐसे। यहाँ पे जीवाश्म ईंधन की तुलना में 95% कम ऊर्जा उत्सर्जन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से आदि से होता है। तो यहाँ पर इसका एक पॉइंट यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है राष्ट्रीय भूतापी ऊर्जा नीति है, उसके बारे में यहाँ पर इसको रीड कर सकते हो, राइट। महत्व थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, और इसके बारे में देखते हैं। इसका जो विजन होगा, भूतापी ऊर्जा को भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मिशन जो होता है उसके तहत अहम हिस्सा के रूप में स्थापित करना और 2070 तक नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक है। ये इसका टारगेट या विजन होगा। और भूतापी ऊर्जा जो आधारित परियोजना, इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय यहाँ पर MNRE होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर है नीति की प्रमुख यहाँ पर विशेषताएं क्या है। भूतापीय संसाधन का आकलन करना, ठीक है, और उभरती हुई नवीन प्रौद्योगिकियाँ वो देखना, ठीक है, और परिपक्व तेल और कूप जो होते हैं गैस के, उससे भूतापीय ऊर्जा की प्राप्ति होना, और सिलिका बोरेक्स जैसे सीजियम लिथियम खनिज के उत्पाद को लागू करना। तो यहाँ पर इसका दायरा होता है कुछ नीति का, लेकिन ये भी कुछ खास नहीं हमें लग रहा है मुझे। सिर्फ आपको इसके जो बताया मैंने ऊपर महत्व देखना है, और थोड़ा सा इसका नोडल मंत्रालय देख सकते हो, और बस 2 चीज़ ही इंपॉर्टेंट है इसकी, कुछ यहाँ पर नहीं है उसमें। और नीचे देख लेते हैं,
यहाँ पे देखो दे रखा है नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास जो होता है RERTD। इसमें क्या है, ये भी खास इंपॉर्टेंट नहीं, हटाते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिशा निर्देश कुछ दिए गए। यहाँ पर भूतापी के लिए यहाँ पर भूतापी ऊर्जा के लिए उठाए गए कुछ कदम है ना। 1 2 3 4 5 6, ये पूरे 6 पॉइंट आपको यहाँ से ये पढ़ने हैं। ठीक है, 6 पॉइंट ये पढ़ने हैं। 1-2 पॉइंट मैंने ऊपर बताए थे, करीब 7-8 पॉइंट हो गए। और यहाँ से क्या करना है, जो MCQs मैंने कराया हुआ है, PT 360 आपको MCQs करा रहा हूँ, इसी बेस पे मैंने MCQs इसी टॉपिक पर बनाया है, तो वहाँ से वो चीज़ MCQs में कवर हो जाएंगी। बाकी देखो MCQs आपको जरूर देखना है, क्योंकि उस पर डिपेंड होकर के मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको MCQs से भी करनी है। ठीक, यहाँ पर UPSC जो पेपर होगा MCQs के माध्यम से पेपर होगा आपका, है ना। तो इतनी चीज़ें यहाँ से पढ़नी है, और बाकी आपको एक MCQs वहाँ से बना हुआ है, 1-2 MCQs जो भी है वो आपको वहाँ से कवर करना है। तो यहाँ से आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, जो भी चीज़ छोटी है वो कवर हो जाएंगी वहाँ पे आपको। आगे देखते हैं पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। देखो यहाँ से इतना डीप में जाके हम लोग को नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना पढ़ना है कि चीज़ें हमारे माइंड में सेट रहें, याद रहें, वरना ही जो सब इतना ज़्यादा पढ़ेंगे तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा कि क्या यहाँ पर था। तो इसलिए लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है जो पेपर में पूछी जा सकती हैं, सिर्फ वो। पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, देखो इसीलिए PT 365 मैगजीन है, ये जारी की जाती है। बहुत लोग क्या है, मैगजीन लेकर के आराम से पूरा पढ़ते हैं, पूरी मैगजीन नहीं पढ़नी होती। इसलिए मैं मैगजीन को आपको मैं शॉर्ट करके करा रहा हूँ कि जो चीज़ हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना करना है। इस मैगजीन में भी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको छोड़नी है, जैसे मैं आपको चीज़ें हटाता जा रहा हूँ, है ना, वो भी चीज़। और PT 365 आपको जो क्लासेस चलती है विजन में, क्या चलती, इसीलिए चलती कि यहाँ पर वो चीज़ें समझाई जाए, बताई जाए कि यहाँ पर क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या चीज़ें यहाँ से छोड़नी है इनकी, है ना। आगे देखते हैं, तो वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर पवन ऊर्जा के बारे में देखते हैं इसको। ये देखो ये क्या है, RLM, ये क्या है, RLM मतलब यहाँ पर है कि जो निर्माता है उसकी संशोधित यहाँ पर सूची दे रखा है, उसको नाम बदल कर। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये देश में स्थापित पवन टरबाइन की जो गुणवत्ता है उसकी विश्वसनीयता है, उसको सुनिश्चित करने के लिए क्रियाविधि होगी। ALMM पवन की मुख्य विशेषता है, जिसमें यहाँ पर अनुमोदित भारतीय आपूर्तिकर्ता में घटक जैसे कि ब्लेड, टावर, गियर बॉक्स आदि की निर्माता समाप्त को लेकर के, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हटाते हैं इसको। ये देखो यहाँ से देखते हैं पवन ऊर्जा के बारे में, भारत के पवन ऊर्जा के बारे में। यहाँ पर देखो स्थापित, यहाँ पर संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत वर्तमान में विश्व में 4थे स्थान पर है। ठीक है, कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 4.69% यहाँ पर योगदान करता है। और पवन ऊर्जा लगभग जो संस्थान है इसमें, इसके अनुसार भारत की जो पवन ऊर्जा क्षमता है ये भूमि तल से 150 मीटर पर और 1164 गीगावाट यहाँ पर आंकी गई है। भारत का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक पवन ऊर्जा उपकरण की मांग को 10% पूरा करना। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ऊपर दे रखे थे, इसकी ये जो क्षेत्र के बारे में दे रखा है, राइट, तो यहाँ पर इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे आते हैं भूमिगत कोयला UCG के लिए यहाँ पर ड्राफ्ट दिशा निर्देश। देखो यहाँ पर हम लोग लिमिटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, पूरा आपको नहीं पढ़ना है, बाकी जो चीज़ छूट रही होगी वो आपके MCQs में कवर हो जाएगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो चीज़ छूट रही है MCQs में कवर हो जाएगी, या मैं और जो चीज़ें लाऊंगा उसमें आपकी कवर हो जाएंगी वो। ठीक है, कुछ यहाँ से एक्स्ट्रा छूटेगा नहीं, बल्कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें समझाई जाएंगी कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो इन्वायरमेंट से ही सिर्फ 100 क्वेश्चन नहीं बनने हैं, इन्वायरमेंट से 10 से 12 क्वेश्चन बनना है, राइट। वो भी सिर्फ इसी मैगजीन से नहीं बनने हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डेटा हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, उसको लेकर के बनने हैं। तो ये चीज़ माइंड में सेट करके रखना है कि हमको पूरी चीज़ें यहाँ पे शामिल नहीं करनी है, वरना आगे चीज़ें आप माइंड में अपना नहीं सेट कर पाओगे वो। ठीक है, तो लिमिटेड चीज़ों को देखो, आगे चीज़ें आपकी कवर होंगी और करते रहोगे। जैसे तो कुछ टेस्ट पेपर में कवर होंगी, कुछ मैं MCQs करा रहा हूँ, यहाँ से MCQs में तो पूरी इसकी हो ही जाएंगी कवर, वहाँ से तो नहीं छूटेंगी। आगे भूमिगत कोयला गैसीकरण है, इसको लेकर के यहाँ पर जो कोल गैसिफिकेशन है इसके बारे में, ये क्या है, ये यहाँ पर ऊष्मा रासायनिक थर्मोकेमिकल प्रक्रिया होती है जो कोयले के सिंथेटिक गैस या सिन गैस में परिवर्तित करती है इसको। सिन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, हाइड्रोजन H2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 अन्य गैसों का मिश्रण होती है। ये कोयले के स्वच्छ उपयोग को संभव बनाती है, और इसके तहत यहाँ पर उत्पादित जो सिन गैस है उसके उपयोग को विद्युत उत्पादन, मेथनॉल, अमोनिया, यूरिया और तरल ईंधन का उपयोग करती है। इसमें उच्च तापमान और दबाव पर आंशिक ऑक्सीकरण उत्पन्न होता है। तो ये सब याद रखना है। आगे यहाँ पर है उद्योगों को लेकर के प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी को
उपयोग में सहायता करना और बढ़ावा देना, ADIEETIE है शॉर्ट फॉर्म में। इसको लेकर के यहाँ पर ये योजना सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग को लेकर के ऊर्जा खपत में 30 से 50% की कमी लाने वाले पावर टू प्रोडक्ट अनुपात में सुधार करने के लिए यहाँ पर हरित गलियारा जो है उसके निर्माण में सहायता कर रहा है। मंत्रालय विद्युत मंत्रालय होगा और पात्र क्या होगा, उद्यम ID वाले यहाँ पर MSME होंगे। इसमें उद्यम अपनाई गई यहाँ पर सार्वजनिक प्रौद्योगिकी को लेकर 10% ऊर्जा बचत की प्रदर्शन करनी होगी। इसमें इसका जो कार्यान्वयन होगा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा किया जाएगा। योजना की अवधि 3 वर्ष 25-26 से लेकर 27-28। तो ये बात इसकी यहाँ से इतनी बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ सकते हो कि यहाँ पर उद्योग और प्रतिष्ठान में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी उसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं, कौन मिनिस्ट्री है ना, कौन यहाँ पर उद्यम में यूज कर सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर सुधार लाना है। तो ऐसे करके पॉइंट पढ़ सकते हो इसमें। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको टॉपिक पता होना चाहिए किस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये टॉपिक आपको जाके विंड एनर्जी है ना या बायोमास सब में नहीं घुसा देना है, अलग बिल्कुल माइंड सेट करके रखना। जब आप कम चीज़ें पढ़ोगे, लिमिटेड चीज़ें पढ़ोगे तो आपको माइंड में सेट रहेंगी कि हमने क्या क्या चीज़ें कहाँ पर पढ़ी हैं। जब कंटिन्यूस को रोज दोहराओगे रात में तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कहाँ पर चीज़ें सही है, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पर देखो इसमें जो बजटीय प्रक्रिया दे रखी है इसी को लेकर के क्वेश्चन में बजटीय प्रक्रिया क्या है, 1000 करोड़ रुपए और यहाँ पर लक्षित यहाँ पर क्षेत्रक क्या होंगे, जैसे कि पीतल, ईंट, मिट्टी, चीनी मिट्टी, रसायन, मांस की खद, ये सब यहाँ पर इसमें क्या होगा, लक्षित क्षेत्र है, इसको शामिल किया जाएगा। योजना के घटक क्या होंगे, ब्याज भुगतान, परियोजना को सुव्यवस्थित कर कार्यक्रम जो परियोजना के सुव्यवस्थित कार्यक्रम करना और प्रदान की जाने वाली सहायता जिसमें तकनीकी सहायता में वित्तीय वित्त पोषण सहायता करना और निवेश, ग्रिड एनर्जी ऑडिट आयोजित करने के लिए यहाँ पर सहायता शामिल करना। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, 2 पॉइंट यहाँ से और पढ़ सकते हो, ये इतने बस। और यहाँ पर एक पॉइंट और है जो लिखा है, ब्याज अनुदान जो है ये ऋण पर सूक्ष्म जो लघु उद्यम उसके लिए 5% और उद्यम के लिए यहाँ पर 3% अनुदान होगा। इसी टॉपिक पर लिखोगे जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ये जो टॉपिक है उद्योग और प्रतिष्ठान में ऊर्जा दक्षता को लेकर ये टॉपिक पे ही लिखना है, ठीक है। और टॉपिक जो आप अगर नोट्स बनाओगे, अपना नोट्स दिखा भी सकते हो टेलीग्राम पे, सर मैंने ऐसा बनाया हुआ है, तो ठीक है। मैं अगर कुछ इसमें बताऊंगा करने के लिए चेंजमेंट करूंगा तो ठीक है, वरना आपको अगर सही लगेगा तो मैं टेलीग्राम पे पब्लिश भी कर दूंगा कि यहाँ पर जो अच्छा लगेगा लोगों को अपने हिसाब से बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि अपने ये मान लो बनाया, ठीक है, ADE वाला आपने बनाया, राइट। इसको लेकर के आप जैसे मान लो बना रहे हैं ग्रीन इंडिया मिशन को बना रहे हैं, तो इतना स्पेस तो आपको देना ही देना है। ये नहीं देखना कॉपी का स्पेस छूटने दो, इतना अगर आप चीज़ करोगे तो दूर से आपको दिखेगी चीज़ें। अब एक ही में सब मिक्स करते लिखते रहोगे, करते रहोगे, बनाते रहोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा बाद में। दूर से देखोगे तो चीज़ें समझ आएंगी, है ना, ऐसा। आगे आते हैं, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी मानक। इसमें देखो क्या पढ़ना है आपको, इसमें पढ़ना है कैफे। इसको लेकर के क्वेश्चन मैंने पेटी में बनाया है ना, यहाँ से भी कर लेते हैं कुछ पॉइंट। जिससे देखो यहाँ पर इसका प्रथम चरण सर्वप्रथम भारत सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम 2001 में अंतर्गत 2017 के अधिसूचित किया गया था। कैफे 3 यहाँ पर मानदंड 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होकर 31 मार्च 2032 तक लागू रहेगा। इसका उद्देश्य होगा कि CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए ईंधन की खपत को कम करना और तेल निर्भरता और वायु प्रदूषण को कम करना। ये किन पर लागू होगा, ये उन सभी यात्रियों पर लागू होगा जिनकी बैठने की क्षमता चालक सहित यहाँ पर 9 व्यक्तियों से अधिकतम न होनी चाहिए और जिनका सकल वाहन 3500 किलोग्राम से अधिक ना होना चाहिए। तो ये सब बात याद रखनी है। 5 पॉइंट करीब कैफे 3 और कैफे 4 के बारे में। आगे आते हैं, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो काफ़ी बार आ रहा है यहाँ पर न्यूज़ में, हेडक्वार्टर की तरह नई दिल्ली में, ठीक है। और यहाँ पर एक विधायी ढांचा है और उद्देश्य क्या होगा, ये उद्देश्य ये है, पहल क्या होंगी, कुछ इसकी पहल दे रखी है और रिपोर्ट्स यहाँ पर दे रखी है, कौन कौन रिपोर्ट से पब्लिश करता है, ठीक है। सतत कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यहाँ पर सतत कृषि है, इसमें बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर है। तो यहाँ पर देखते हैं इसको, यहाँ पे देखो इसमें क्या करना है आपको, बायो इनपुट्स यहाँ पर रिसोर्सेज सिस्टम इसके बारे में पढ़ना है, राइट। यहाँ पर क्या है इसके उद्यम है, ठीक है, केंद्रीय बजट इसका क्या है और मुख्य दिशा निर्देश क्या है, वित्तीय सहायता क्या होगी, ठीक है। और बस 3 बातें यहाँ से करनी है। और हाँ, ये BRC इसका संचालन कौन कर सकता है, ये बात सिर्फ इतनी, जितने में की पॉइंट बनो उतनी बात लिखनी है, पूरे नहीं उतारनी है आपको, उतनी बात 4 बातें करीब यहाँ से हो गई। और उसके बाद है राष्ट्रीय जैविक खेती जो मिशन है, ये नेशनल मिशन नेचुरल फार्मिंग NMNF, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होगा, यहाँ पर योजनाएं क्या है इसकी, किस प्रकार की केंद्र प्रायोजित है या केंद्रीय सेक्टर की या केंद्रीय क्षेत्र की है, ठीक है। और केंद्र सरकार और राज्य जो वित्त पोषण
जो होगा कितना कितना पहाड़ी क्षेत्र में दिया जाएगा, कार्यावधि किसी क्या होगी, संशोधित यहाँ पर ये संबंधित मंत्रालय जो होगा वो क्या होगा, और संचालन की समिति क्या होगी। तो ये बारे में इतनी बातें पूरी करनी है आपको, और ऊपर यहाँ पर सिर्फ जो मैंने बताई वो पॉइंट आपको सिर्फ पॉइंट फॉर्म में नोट करने हैं। ठीक है, आगे आते हैं। और आगे यहाँ पर इसमें यहाँ पे कोई प्राकृतिक जो कृषि है उससे कुछ घटक दे रखे हैं। ठीक है, नेचुरल यहाँ पर जो फार्मिंग से कुछ घटक हैं, जैसे कि बीजामृत, गाय के यहाँ पर जो गोबर है, गौमूत्र है, उसको लेकर के, चूने पर आधारित यहाँ पर घोल बीजों को उपचार करना, जीवामृत को लेकर के, ठीक है, मल्चिंग लेकर के, और व्यवसा और पादप संरक्षण। तो ये 5 बात आपको यहाँ से प्राकृतिक कृषि के घटक जो हैं वो यहाँ से पढ़ने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और प्राकृतिक खेती के बारे में, ये क्या है, ये रसायन मुक्त यहाँ पर कम इनपुट वाली जलवायु और अनुकूलन कृषि प्रणाली होगी। ये सिंथेटिक कृषि रसायन में उपयोग के समाप्त करने को लेकर पशुधन स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधन पर आधारित होती है। प्राकृतिक खेती शुरू करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड शामिल है। प्राकृतिक खेती के क्या लाभ हो सकते हैं, उत्पादन में सुधार होगा, मिट्टी और माइक्रोबायोटा जो होता है उसके पुनर्जीवन, जिससे यहाँ पर मृदा का स्वास्थ्य बेहतर होता है। मृदा में जैविक घटकों को लेकर के कृषि जैव विविधता में वृद्धि होती है, और जल संसाधनों का ज़्यादा समझदारी में उपयोग करना होगा, और कार्बन नाइट्रोजन फुटप्रिंट में कमी आएगी। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक कृषि है उसके बारे में यहाँ पर ये पॉइंट्स आपको पढ़ने की क्या क्या यहाँ पर इसके जो लाभ या इसकी क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर है पैरामीटर्स का क्या है, जैविक, ऑर्गेनिक कृषि। देखो जो यहाँ पर जैविक और यहाँ पर प्राकृतिक जो कृषि है उसके बारे में यहाँ पर कुछ पैरामीटर दे रखे हैं, है ना, जिसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें से मृदा में सुधार को लेकर के, यहाँ पर इसमें किए गए खनन और प्राकृतिक खनिज को लेकर के माध्यम से इसके आवश्यकता के अनुसार आधार पर सुधार करना, और इसमें कंपोस्ट, फर्मी कंपोस्ट खनिज के यहाँ पर उपयोग में अनुमति नहीं है। किसमें, प्राकृतिक कृषि में। क्वेश्चन घुमा सकता है कि यहाँ पर बोलेगा कि जैविक कृषि में यहाँ पर वर्मी और कंपोस्ट जो खनिजों की उपयोग की अनुमति नहीं है। आप क्या करोगे, सही मार दोगे। क्यों सही मारोगे, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में सही मारोगे। यहाँ पर तो चलो देख रहे हो सही है, एग्जाम में सही मार दोगे कि हाँ सही बात बोल रहा है, क्योंकि आपने सुना कि कहीं तो पढ़ा है। हम लोग क्यों गलती क्यों करते हैं पेपर में, कहते हैं कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, इसका मतलब यही होगा। वो चीज़ नहीं करना है आपको, कहीं ना कहीं पढ़ा है तो उसका मतलब हर जगह फिट नहीं कर देना है इसको, उसी जगह फिट करना है जिसका यहाँ पर पूछा जा रहा है, जिसकी बात ये। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। हम लोग क्या करते हैं, 4 बातें पूछी, इनमें से कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, हाँ ये पढ़ी मैंने, शायद इसका यही है, जो पढ़ी है उसी में घुसा दिया, हो गया, लो गलत है वो। ठीक है, तो जहाँ पे जो चीज़ है वहीं पर वो चीज़ सेट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसकी क्या प्रक्रिया होंगी, इसमें जुताई के बाद यहाँ पर खाद मिलाने और निराई गड़ाई को लेकर के आवश्यकता होती है। इसमें मृदा की सतह को लेकर सूक्ष्मजीव और केंचुओं जैसी कार्बनिक पदार्थों का अपघटन और प्रसारण किया जाता है। ठीक है, इसमें लागत जो होती है, जैविक लागत खाद आवश्यकता के कारण पर अधिक लागत आती है, और इसमें स्थानीय जैविक संसाधनों पर निर्भरता काफ़ी कम लागत देखने को मिलती है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है, प्राकृतिक कृषि और जैविक कृषि। आपसे इसे क्वेश्चन घुमा भी सकता है कि जो किसान है, एक गरीब किसान है, वो यहाँ पर किस टाइप खेती कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर कौन सी खेती उपयुक्त मानी जाएगी, क्या होगा, प्राकृतिक कृषि उसके लिए अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पर इसमें स्थानिक और जैविक संसाधनों पर निर्भरता काफ़ी कम कारण पर, कम लागत पर आएगी। ऐसे करके क्वेश्चन घुमाएगा यूपीएससी आपको, है ना, याद रखना है। आगे आते हैं, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई कुछ पहल है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन ये कुछ पहल थी, और राष्ट्रीय जैविक प्राकृतिक खेती केंद्र ये भी। 2 पॉइंट ये पढ़ने हैं आपको। आगे आते हैं, वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियाँ, ये नहीं देखना है, जो पॉइंट देखना है मैं आपको बताता रहूँगा यहाँ से। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि पारंपरिक कृषि, इसमें से कुछ खास इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं दे रखा है, लेकिन आप थोड़ा सा इसके बारे में यदि ये पढ़ सकते हो, GIAHS जो है ना, सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, आपको होमवर्क है ये पॉइंट आपको यहाँ पर पढ़ना है। ऐसे ही पॉइंट अगर नोट्स बनाना तो ऐसे ही बनाना, जैसे यहाँ पर देखो ये दे रखा है कि पॉइंट ऐसे नोट के नीचे आया, फिर यहाँ पे ये होगा, उसके बाद यहाँ पर ये चारों हैं, फिर उसके बाद ये, तो ऐसे लास्ट में है। तो इस टाइप से आपको ये पढ़ना है कि यहाँ पर कैसे कृषि की जैव विविधता है,
कैसे पारंपरिक यहाँ पर ज्ञान होगा, मूल्यवान कृषि से धरोहर कैसे होगी, सुंदर प्रदेश कैसे बनेगा, ठीक है, उसके संवैधानिक प्रबंधन कैसे होगी, किसान, चरवाहे, मछुआरे और वनवासी लोग फिर यहाँ पर पढ़ाने कैसे योगदान करेंगे आजीविका को लेकर और खाद्य सुरक्षा को लेकर के। तो इस टाइप से यहाँ पर पूछ सकता है यूपीएससी कि GIAHS जो है ये किस प्रकार की प्रणालियों में हमारी आजीविका और खाद्य सुरक्षा में मदद कर सकती है ना। ऐसा करके क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यहाँ से ये पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, राइट। तो आपको ये इसके नोट्स बनाना है, ठीक है। जो होमवर्क दे रहा हूँ वो होमवर्क आपको पूरा करना रहता है रोज, ठीक है, रोज डेली पूरा करना है, रात में इसको रिवीजन भी करना है साथ में, ठीक है। इतना आप करो और भी करंट अफेयर्स में लेके आता रहूँगा तो आपको चीज़ें वहाँ से कवर होती रहेंगी। एक एक सब्जेक्ट आप कवर करो। देखिए जैसे आपने यहाँ से ये कवर किया, ठीक है, इधर से मैंने MCQs करा दिया तो यहाँ पे दोनों चीज़ आपकी कवर हो गई, राइट। तो इतना चीज़ें आपको करते रहना है और भी कुछ बचेगा जो मैं आपको सब लेके आता रहूँगा। बाकी सब एक एक चीज़ें भी दूंगा, अभी काफ़ी टाइम आपके पास है, करीब 4 महीना है ना। तो मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ से प्रोवाइड करते रहेंगे। आगे आते आगे यहाँ पर कृषि वानिकी, इसको लेकर के भारत में कृषि वानिकी जो प्रणाली है इसमें कृषि वानिकी में कृषि बागवानी, कृषि वानिकी, कृषि बागवानी, कृषि वानिकी बागवानी दोनों हैं, है ना। इसमें फलों और जो वृक्ष है इसका वृक्षों में फसलों का संयोजन होता है। बागवानी सब्जी उत्पादन में क्या होगा, वानिकी पशुचारण में क्या होगा। तो ये एक बार की पॉइंट करके ऐसे सेम जैसे लिखे हैं ऐसे करके आप बना के लिख लोगे। अगर इसी में याद कर सकते हो और पीटी टाइम पे इसको आप रिवीजन कर सकते हो तो इसी में ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हो लिखोगे तो आपको चीज़ याद हो जाएंगी, है ना। सोचोगे कि बहुत टाइम जा रहा है तो ठीक है, बट देखिए नोट्स तो आपका लिखा हुआ तैयार हो रहा है ना। वो चीज़ जो आप लिखते हो हैंड रिटन से वो आपको चीज़ें याद रहती है कि हाँ मैंने कहाँ चीज़ें क्या लिखी हैं, राइट। ऐसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हर जगह लिखी हुई हैं। टाइम मिलता तो आप लिखो, वरना आपको इसी में करके हाईलाइट और इसको रिवीजन टाइम से करते रहना। आगे भारत में कृषि वानिकी वृक्षारोपण भारत के भौगोलिक क्षेत्र भूभाग का लगभग 8% भाग पर फैला हुआ है, ठीक है। और भारत की कृषि वानिकी के संबंध कुछ पहले हैं, ये पहले यहाँ पर की गई थी, ये पहले आपको इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़नी है, ठीक है। आगे यहाँ पर विविध मिसलेनियस है, इसमें लिखते हैं। यहाँ पर पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम जो है एनवायरमेंट ऑडिट, यहाँ पर ये रूल्स हैं, इसको लेकर के देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है क्या। हाँ यहाँ पर देखो ये देख सकते हो पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम जो है उसके बारे में उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि यहाँ पर देश भर में पर्यावरण लेखा परीक्षा के लिए एक औपचारिक ढांचा तैयार करना। महत्व क्या होगा, इसमें 3 पक्ष लेखा परीक्षा, वैश्विक ढांचे, इको मार्क जो होता है, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR, ये सब यहाँ पर क्या इसमें समन्वय करना है इनके साथ उनका, ठीक है। और ये नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत विकसित किए गए हैं। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत यहाँ पर पर्यावरण लेखा के नियम कुछ हैं वो विकसित किए गए हैं, ठीक है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि यहाँ पर जो पर्यावरण लेखा परीक्षा है उसके बारे में क्वेश्चन विचार करना है। इसी क्वेश्चन बनाते हैं 3 पॉइंट से। ये बोलेगा ये यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत विकसित किए गए, तो गलत होगा क्योंकि 86 के तहत है, ठीक है। पहली बात गलत हो गई। सेकेंड बात बोलेगा आपसे, सेकेंड बात बोलेगा कि यहाँ पर जो इसका उद्देश्य होगा कि देश भर में पर्यावरण की लेखा परीक्षा के लिए एक यहाँ पर औपचारिक ढांचे को तैयार करना, ठीक है, सही है। तीसरी बात बोलेगा कि यहाँ पर जो इसके तहत इसके वैश्विक ढांचे में इसमें EPR शॉर्ट फॉर्म में बोला हूँ, पर्यावरण, सामाजिक और शासन जो है ये सब यहाँ पर इसमें शामिल होंगे। ये इसके साथ समन्वय करेंगे तो यहाँ पर ये बात करेक्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ ऐसे करके क्वेश्चन घुमा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तो बता दिया मैंने। और हाँ ये विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत यहाँ पर कानूनी सुरक्षा उपाय का पालन करते हैं, जिसमें यहाँ पर पर्यावरण संवर्धन अधिनियम 1980, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भी शामिल होंगे, ठीक है। मतलब किसमें ये पर्यावरण संरक्षण जो पर्यावरण संवर्धन अधिनियम 1980 और संरक्षण जो है 1972 में यहाँ पर विभिन्न कानूनी जो प्रावधान है इसके तहत यहाँ पर उनके सुरक्षा उपाय यहाँ पर करेंगे। क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा पर्यावरण जो लेखा परीक्षा है, ठीक है, पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम है, इसके तहत यहाँ पर इसके प्रावधानों में कानूनी सुरक्षा उपाय का जो पालन करेंगे ये किसके द्वारा पर किया जाएगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1980 और 1972 दोनों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो था 1986 ये चीज़ आपको अलग रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वैश्विक औपचारिक ढांचा तैयार करता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, ये कानूनी रूप से यहाँ पर है इसको लेकर के, और यहाँ पर ये बोला था जो इनके लेकर के औपचारिक ढांचा तैयार कराया जाएगा जो पर्यावरण लेखा परीक्षा ये, ठीक है। दोनों में डाउट नहीं करना है। पंजीकरण पर्यावरण लेखा परीक्षा, इसमें हरित ऋण, क्रेडिट नियम और सत्यापन, अपशिष्ट प्रबंधन नियम और अन्य लेखा परीक्षा निष्पादन करेंगे इसका, ठीक है।
द्विस्तरीय प्रणाली यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर जो सिस्टम है टाइट सिस्टम है ये तो नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, हटा दो उसको। इसमें द्विस्तरीय प्रणाली ठीक है, बाकी और कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट खास नहीं। आगे आते हैं 4.5.2 पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है ये रिपोर्ट भी जारी की जाती है। भारत में पर्यावरणीय मंजूरी, ये आप देखो जो ब्रैकेट में अंदर दे रहा है ये आपको यहाँ से खुद से पढ़ना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। पोस्ट मंजूरी यहाँ से नहीं कुछ, इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, देखो यहाँ पे 2 पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इसके। यहाँ पर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA सूचना, जो सूचना 2006 में स्पष्ट रूप से यहाँ पर अपेक्षा की गई थी कि किसी भी परियोजना को शुरू करने से पहले पूर्व पर्यावरण मंजूरी ली जानी चाहिए, ठीक है। इससे पहले कॉमन फौज बनाम भारत संघ के मामले में इसको लेकर के ये माना गया था, तो ये भी कुछ खास नहीं है, हटाते हैं इसको भी। आगे आते हैं ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना। यहाँ पे देखो कुछ इतना खास मिला नहीं, बस सिर्फ आपको क्या करना है, मैंने क्वेश्चन तो यहाँ से बनाया ही है, इसका क्वेश्चन तो आपका पूरा यहाँ से मिलेगा ही, हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा, जहाँ से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ से भी क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, कि कुछ भी पूछ सकता है यूपीएससी, तो उसके लिए मैंने बना रखा है। बाकी यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ इसको लेकर के मैं छुड़वा रहा हूँ आपको, है जो यहाँ से आपको इतना पढ़ना है, ये चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हो अपना खुद से। देखो एमसीक्यूज जो मैं कराया हूँ, एमसीक्यूज आपको सब पूरे कवर करने हैं। अगर ये मैगजीन कवर करनी है तो एमसीक्यूज भी साथ में कवर करने हैं। मेरे को मैसेज आया था किसी का कि सर सिर्फ एमसीक्यूज करके इसका जो PT65 आप कवर कर सकते नहीं, तो आपको नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज मैंने जैसे कराए हैं और कुछ छोड़े थे कि मैं समझाऊंगा टॉपिक वहाँ से कराऊंगा, और कुछ टॉपिक समझाऊंगा और कुछ एमसीक्यूज यहाँ से कराऊंगा, तो ऐसे करके दोनों चीज़ यहाँ पर एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, इस वजह से एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर निकाले हुए हैं, ठीक है। आगे आते हैं ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना जो है, ये यहाँ पर इसके मुख्य बिंदु जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनजातीय परिषदें होती हैं, ट्राइबल काउंसिल होती हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसके तहत स्थापित सामाजिक निकाय होती हैं, और छठी सूची के तहत यहाँ पर गठित स्वायत्त परिषदों की तरह यहाँ पर इसके पास सीमित सलाहकारी और कार्यकारी शक्तियाँ भी होती हैं। अंडमान निकोबार जो है इसमें प्रशासन का यह कहना है कि यहाँ पर उसे वन अधिकार अधिनियम FRA को लागू करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इन द्वीपों पर रहने वाले जनजातीय लोगों में वनों को अधिकार संबंधी जो होते हैं पहले से यहाँ पर आदिवासी जनजाति संरक्षण के अधिनियम के तहत संरक्षित है, तो यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये हो गया, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, छठी सूची इंपॉर्टेंट हो गई, और ये 3 पॉइंट आपको यहाँ से पढ़ने। और आगे देखते हैं ग्रेट निकोबार परियोजना के बारे में। ग्रेट निकोबार परियोजना है, इसमें नोडल एजेंसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम होगी, जिसे 1988 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत सरकारी उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ग्रेट निकोबार के बारे में। परियोजना घटक क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पत्तन गलिथिया खाड़ी, एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण करना, 450 मेगावाट विद्युत संयंत्र करना, और एक आधुनिक टाउनशिप की स्थापना करना। ये यहाँ पर ग्रेट निकोबार परियोजना के बारे में कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट लिख सकते हो। आप क्या लिखोगे, ग्रेट निकोबार, और उसके कुछ 4 पॉइंट लिखोगे आप, ठीक है। और एक बात यहाँ पर जो ये मैप दे रखा है, मैप आपको जरूर पढ़ना है कि यहाँ पर क्या क्या कौन सा पॉइंट कौन सा यहाँ पर खाड़ी है ना, कहाँ पर इसका जो नगर कौन सा है, कौन सा टाउन क्षेत्र है, कौन सा विकास है, क्या इसकी उद्यमता कर लिया रहा है, तो यहाँ पर एक एक बात इसकी पढ़नी है, ठीक है। मैप में ये जो मैप दे रखा है, और यहाँ पे 4-5 बात ये रीड करनी है, क्वेश्चन बाकी आपको MCQs यहाँ से मिलेगा। भारत में बांध सुरक्षा डैम सेफ्टी इन इंडिया, ये क्या है। देखो भारत में जो डैम सेफ्टी है, इसमें बांधों की यहाँ पर संख्या के मामले में भारत दुनिया का तीसरे स्थान पर है, और जो यहाँ पर जो प्रथम 2 स्थान पर चीन और अमेरिका है, ठीक है। भारत में लगभग 6000 बड़े बांध हैं। 2023 तक भारत में लगभग सबसे अधिक बांध महाराष्ट्र में। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलाशय मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर स्थित है, और इंदिरा सागर बांध पर। चिंता क्या होती है, 80% से अधिक यहाँ पर बड़े बांध 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं, इस वजह से यहाँ पर इसकी चिंताएं हैं। यहाँ पर इसका मतलब देख रेख और यहाँ पर इसकी सुविधाएं सही से नहीं दी जा रही, इस वजह से यहाँ पर इसमें चिंता बनी हुई है, काफ़ी पुराने, इस वजह से। भारत में बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ पहले की गई थी, है ना, जैसे कि यहाँ पर बांध सुरक्षा अधिनियम 2021, ठीक है, और बड़े बांधों को लेकर रजिस्टर करना, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना को देखना, ठीक है, भूकंपीय जो जोखिम है विशेषण सूचना प्रणाली को उपकरण देखना, तो ये कुछ यहाँ पर इसके पहले थी, ये आपको पढ़नी है। और अन्य पहले जैसे कि यहाँ पर भूकंपीय जोखिम
जो विश्लेषण प्रणाली है उसके उपकरण जैसे अन्य पहले भूकंप बांधों की सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर देखना, डैम हेल्थ को लेकर के यहाँ पर एप्लीकेशन मॉनिटरिंग करना, राज्यों को लेकर बांध सुरक्षा समीक्षा की पैनल करना। तो यहाँ पर 3 पॉइंट ये और ऊपर के पॉइंट आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। एक बार मैं पढ़ाता जाऊँ, साथ में आपको यहाँ पर चीज़ें अपने भी नोट करते जानी है, कवर करते जाना है, ठीक है। तो क्या करना है, पूरे दिन में आपको यहाँ से मैगजीन खत्म हो जानी चाहिए, बल्कि और कम टाइम में खत्म हो जाएगी। टाइम से आप अगर चलोगे, लिखते चलोगे, नोट्स बनाते चलोगे तो, ठीक है। बाकी आपके पास मैगजीन है तो मैगजीन में भी आप की पॉइंट नोट्स करते रहो। जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर साइड में कुछ A4 पेपर के पॉइंट ऐड लेके उनके A4 पेपर के 4 या 5 उनको कट कर लो और छोटे छोटे से की नोट्स यहाँ पर अपना स्टिक नोट्स यहाँ पे की पॉइंट करके बना सकते हो। कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, कैसे क्या है, यहाँ से भी ऐसे कर सकते हो, वो भी अच्छा रहेगा। बांध सुरक्षा के लिए यहाँ पर सुनिश्चित वैश्विक कदम क्या हो सकते हैं, यहाँ पर ये कि यहाँ पर वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स की स्थापना 1988 में विश्व बैंक और IOC ने की थी। बस ये बात सिर्फ इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं ऐसे करना है। बीज प्रबंधन सीड यहाँ पर मैनेजमेंट है। इसमें केंद्रीय जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बीज विधेयक 2025 को प्रारूप जारी किया था, ठीक है। ये विधेयक कानून बनने के बाद बीज अधिनियम 1966 तथा बीज नियंत्रण आदेश 1983 को प्रतिस्थापन करेगा और उद्देश्य होगा ये प्रस्तावित कानून बाजार में उत्पन्न बीज और रोपण सामग्री को गुणवत्ता परिमित करेगा। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देख लेते हैं इसमें। साथी पोर्टल है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर साथी पोर्टल अनिवार्य पंजीकरण ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित एक राष्ट्रीय पोर्टल होगा। ये पोर्टल बीजों के विकास के लेकर के किसान पहुंच की पूर्ण निगरानी को सुनिश्चित करेगा, ठीक है। ये साथी पोर्टल इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से कुछ इतना नहीं देखना है, आगे आते हैं। बीज अधिनियम 1966 प्रारूप यहाँ पर 2025 की तुलना में बीज अधिनियम 1966 और यहाँ पर प्रारूप बीज विधेयक 2025 जो है उसको आपको थोड़ा सा रीड करना है। क्या यहाँ पर देखो इतना रीड करना है कि क्या यहाँ पर डिफरेंस आया इसमें सब में, है ना, इतना रीड करना है। जो भी डिफरेंस है आप की पॉइंट करके लिख सकते हो, पूरा नहीं नोट करना है आपको। बीज अधिनियम जैसे कि मैं एक बता देता हूँ, यहाँ पर बोला है बीज का जो पंजीकरण है, पंजीकरण सरकारी जो अधिसूचना पर निर्भर या इसकी जो प्रत्येक किस्म है उसका पंजीकरण आवश्यक नहीं था। इसमें यहाँ पर क्या है, व्यापार से पहले बीज की किस्म को पंजीकरण अनिवार्य बनाया गया था, इसमें पंजीकरण माना जाएगा। इसमें क्या है, सीधे से लिखोगे इसमें पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, इससे पंजीकरण पहले अनिवार्य था बाद में से नहीं माना जाएगा या माना जाएगा, ऐसे करके लिख सकते हो। थोड़ा की पॉइंट आपको यूज करने हैं, ठीक है, पूरा नहीं नोट करना है। तो क्या लिखोगे, बीज पंजीकरण और यहाँ पर की पॉइंट इसके, ऐसे करके सब की पॉइंट लिखोगे 1966 वाला और यहाँ पर 2025 वाला, ठीक है। तो की पॉइंट करके आप थोड़ा सा शॉर्ट नोट आपका रेडी होगा, राइट। ये क्या सबको समझाने के लिए बनाया गया पूरे इतना सारा चीज़ें, ठीक है। आगे आते हैं। तो ये चीज़ आपको अपना होमवर्क करना है और अपना जो नोट्स बना रहे हो या A4 पेपर लेके कहीं भी यूज करो तो इसको नोट करना है आपको छोटे पॉइंट में। जैसे कि यहाँ पर एक और बता देता हूँ पॉइंट, जैसे कि कृषक अधिकार है, इसमें बोला कम सुरक्षा, किसानों को उनकी बीज किस्मों को के प्रति प्रतिपूर्ति करने का कोई निर्धारित तरीका नहीं था। इसमें क्या, किसान खुद अपना बीज, देखो यहाँ पर बोलेगा, आप क्या लिखोगे यहाँ पर, कृषक अधिकार, यहाँ पर किसानों की बीज को लेकर के निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं है ना। यहाँ पर किसान बीज अपने आप से खुद सुरक्षित रख सकते हैं और बिक्री कर सकते हैं, बस इतना लिखना है, एक लाइन में आपका हो जाएगा ये, ठीक है। आगे आते हैं। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा बीज उद्योग बाजार है और संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा बीज उद्योग होगा, ठीक है। आगे 2023-24 में भारत से लगभग 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर बीजों का निर्यात किया गया था और यहाँ पर वैश्विक बीज निर्यात बाजार 15 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का था, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है, ठीक है। ये वर्ड जो है डेटा इंपॉर्टेंट है। बीजों की 3 यहाँ पर पीढ़ियों की जो मान्यता है कौन कौन सी है, 3 पीढ़ी प्रणाली, प्रजनन बीडर बीज, आधार बीज और यहाँ पर प्रमाणित बीज, इसको लेकर के यहाँ पर मान्यता दी गई। जैसे कि यहाँ पर प्रजनन बीज को लेकर के भारतीय कृषि अनुसंधान है, उसको लेकर के आधार बीज और प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज होता है ये आधार बीज की अगली संतति होती है, ठीक है। आधार बीज यहाँ पर एक प्रजनन बीज की संतति होती है और प्रजनन बीज यहाँ पर किसी किस्म को न्यूक्लियस बीज की संतति का एक मूल प्रजनक माना जाता है। तो ये आप देख सकते हो कि बीजों की 3 पीढ़ियाँ 1 2 3 शॉर्ट टर्म में लिखना है, छोटा सा, ठीक है, शॉर्ट पॉइंट में। प्रमाणित बीज ये आधार पर बीज के, हाँ ठीक है, हो गया ये। तो आगे
क्या पूछ सकता है और इसमें से, और यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना है, इसको हटाना है पूरा। आगे आते हैं, रेत खनन, सैंड माइनिंग यहाँ पे, इसमें से आपको क्या पढ़ना है, यहाँ से करना है। भारत में इसका मुझे ढांचा दे रखा है इसमें, यहाँ से देख सकते हैं रेत खनन के बारे में। रेत खनन का अर्थ होता है किसी जो नदी के किनारे भूमि या अन्य जगहों पर प्राकृतिक रेत का या जुड़े उससे घटक या खनिज जो होते हैं उसके पत्थर आदि को निर्माण हुआ प्रसंस्करण करके निकालना रेत हो जाएगा। असीमित रेत खनन पर्यावरणीय जो प्रभाव होते हैं और नदी के किनारे कटाव को प्राकृतिक पर्यावरण का नुकसान, भूजल स्तर को नीचे लाना, जल भरत जो है उसको नुकसान करना, जैव विविधता के खतरा करना और मछली प्रजनन के भी स्थल को शामिल करना। तो ये सब यहाँ पर इसमें एक खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, इसको लेकर के पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। राइट, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेत खनन के बारे में इसमें से क्या पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये पर्यावरणीय प्रभाव है, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, ये आगे रेत खनन के लिए यहाँ पर मौजूदा कानूनी ढांचे क्या हो सकते हैं। एक तो पर्यावरण संरक्षण 1986 के तहत यहाँ पर एक व्यापक सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य, इसमें यहाँ पर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रेत सहित यहाँ पर सभी गौड़ खनिजों को खनन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य कर दी थी। और पर्यावरण जो आकलन है इसको लेकर के अधिसूचना 2016 में संशोधन, इसमें क्लस्टर आधारित आकलन शुरू किए गए थे और पुनर्भरण अध्ययनों को अपर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में हिस्सा बताया गया था। तो ये सब पॉइंट करने। आगे महत्वपूर्ण सुर्खियां देखते हैं। महत्वपूर्ण सुर्खियों में आपको यहाँ से ये ब्रिक्स भूमि पुनर्बहाली साझेदारी शुरू की गई थी। इसमें ब्रिक्स को जो घोषणा है ब्राजील में आयोजित 15वीं ब्रिक्स बैठक में आयोजन के दौरान की गई थी। ठीक है, ये साझेदारी भूमि निम्नीकरण, मुर्सलीकरण और मृदा उर्वरता में ह्रास की जो समस्या उसको दूर करने के लिए कार्य करेगी। ठीक है, पहला तो ये, और ये भारत में लगभग 25% भूमि निम्नीकरण हो चुकी है, जो यहाँ पर 25% मरुस्थल में परिवर्तित होती जा रही है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र भारत में वैश्विक क्षमता निर्माण पहल जो है इसकी शुरुआत भारत और संयुक्त राष्ट्र ने इससे संयुक्त राष्ट्र के रूप में सितंबर 2023 में शुरू किया था। उद्देश्य क्या होगा, सतत विकास लक्ष्य को लेकर के प्रगति में तेजी लाना और क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम में माध्यम से ग्लोबल साउथ देशों में भारत के विकास के अनुभव को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना। और इसके नए संयुक्त राष्ट्र भारत LTG देश कोष में इसके जो फंड होंगे इसके साथ यहाँ पर भारतीय तकनीकी को आर्थिक रूप से कार्यक्रम के माध्यम से क्रियान्वित करना। तो कुछ की पॉइंट एक एक करके दो करके याद करने हैं। रिक्लेम फ्रेमवर्क क्या है? रिक्लेम फ्रेमवर्क कोयला मंत्रालय के अधीन यहाँ पर कोयला नियंत्रक संगठन और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट जो है उसके यहाँ पर ढांचा प्रारंभ किया था। इसका उद्देश्य क्या, पर जो खादान है जो बंद होने के बाद उसके बाद चरण के दौरान इसमें समावेशी समुदाय होती है उसकी सहभागिता और विकास के लिए सुनिश्चित मार्गदर्शिका होगी। ठीक है, और इसमें लैंगिक समावेशिता, कमजोर वर्ग प्रतिनिधित्व और पंचायती राज संस्थाओं को तालमेल पर विशेष जोर दिया गया है। आगे आते हैं, इसके यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म दे रखा है, देखते हैं कि यहाँ पर हाँ रिक्लेम जो है रिक्लेम फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म क्या है। आर रीच आउट एनविजन को डिजाइन लोकलाइज एक्ट इंटीग्रेट मैरिन मेटेन। तो यहाँ से इसको देख सकते हो, पूछेगा नहीं वैसे, आप इसको अपने नॉलेज के लिए थोड़ा सा देख सकते हो क्योंकि यूपीएससी सब फैक्ट को नहीं पूछता है ना। एक बार देख सकते हो कि क्या होता है, रीच होता है इनका क्या, रीच है समुदाय को समझना जुड़ना, है ना। ये LIVES और ARTH है कोयला लिग्नाइट खदानों के लिए पर जो आयोजित स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह था उसका अनावरण किया गया था। LIVES ये एक यहाँ पर व्यापक व्यवहारिक मार्गदर्शिका, इसका उद्देश्य कि यहाँ पर वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप उत्तरदायी और सतत खाद्यान्न समापन के लिए एक मानक के रूप में तैयार करना। अर्था क्या है, ये एक नया हरित वित्त पोषण रूपरेखा है और इसे पुनरुद्धारित खाद्यान्नों में उसके उत्पादक और पर्यावरण के अनुकूल जो परिसंपत्ति उसको बदलने की दिशा में निवेश को प्रभावी रूप से निर्देशित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। तो दोनों यहाँ पर याद रखने, निवेश क्या है और अर्थ क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। यूपीएससी वैसे पूछेगा नहीं, कुछ खास इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, एक बार पढ़ लोगे इनको, नोट्स आपको नहीं बनाना है, अगर माइंड में थोड़ा सा याद हो जाता है तो नोट्स नहीं बनाना है। ठीक है, यूपीएससी सब टॉपिक नहीं उठाता है। समान नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ जो है इसमें जो क्या पूछेगा आपसे, हटाते हैं इसको भी।
यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यूएनडीपी द्वारा, क्योंकि देखो कर्नाटक के धारवाड़ जिले में एक छोटे गांव में बीवी फातिमा महिला एवं स्वयं सहायता समूह जो है उसमें जो इक्वेटर है इनिशिएटिव अवार्ड यहाँ पर विजेताओं में से रहा था। इस पुरस्कार को जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इक्वेटर इनिशिएटिव के प्रत्येक 2 साल में दिया जाता है। इक्वेटर इनिशिएटिव देशज और स्थानीय समुदाय को भूमि निम्नीकरण और जैव विविधता संरक्षण की जीविका से जुड़ी जो चिंताएं उसको दूर करने के अवसर प्रदान करती है। इस समूह ने वर्षा सिंचित क्षेत्र, मोटे अनाज, मिलेट्स आधारित जो मिश्रित खेती है उसकी शुरुआत की थी और जलवायु अनुकूल कृषि प्रणालियों को बढ़ावा दिया था और पशुपालन बागवानी को प्रोत्साहन किया था तथा मिलेट्स को भी लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, तो ये बात 3 पॉइंट इसके याद रखने हैं आपको। सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, इसको लेकर के यहाँ से 1-2 पॉइंट देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर वैश्विक उद्देश्य क्या होगा इसका वैश्विक उद्देश्य है कि उभरते विकासशील देशों को लेकर स्वच्छ ऊर्जा अपनाने वाले एनर्जी ट्रांजिशन की प्रगति को तेजी से लाना है ना। इसके बारे में अब यहाँ पर एक क्या है, एक स्वतंत्र और वित्तपोषित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। ये 1994 तक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का अंग था। मुख्यालय कोपेनहेगन डेनमार्क में। उद्देश्य होगा कि यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र कार्य प्रणाली है उसके साझेदार परियोजनाओं के रूप में सेवाएं प्रदान करना, मानवता संबंधी विकास परियोजनाओं को सहायता देना और सतत विकास को लेकर के विशेष ध्यान केंद्रित करना। तीनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो यहाँ पर जो रही हैं सुर्खियों में रही शब्दावली और अवधारणाएं हैं 4.7 हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर जो नेक्स्ट आएगा कल उसमें। ठीक है, तो पार्ट 5 जो रहेगा अगला वो हम लोग 4.7 से डिस्कस करेंगे और 4.7 करेंगे डिस्कस ये पूरा और 5 पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे कल हम लोग। तो यहाँ पर जितने मैंने टॉपिक आपको बताया राइट उतने टॉपिक को आपको यहाँ से अच्छे से चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, जितने मैंने टॉपिक बताया आपको पढ़ने के लिए घर से वो भी आपको सब टॉपिक पढ़ना है। जो नोट्स बना रहे हो अपने नोट्स बनाना है। ठीक है, साथ में आपको करते जाना है। देखो डेली का डेली आपको इतनी चीज़ें जितनी मैं कराता हूँ उतनी चीज़ें आपको डेली का डेली करते जाना है। तो कम से कम 5 से 6 दिन में आपकी मैगजीन ये खत्म हो जाएगी। 5 से 6 दिन में पूरा नहीं बोलना आपको देने के लिए आप ये करते हो, साथ में अपना टेस्ट पेपर लगा सकते हो और भी। ठीक है, और कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हैं वो कर सकते हो। और मैंने टेस्ट पेपर यूकेटी अपना चैनल है यूपीएससी नॉलेज टेक उसके भी टेस्ट पेपर करे मैंने 21 पेपर कराए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वहाँ पे जाके क्वेश्चन एक एक करके क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सकते हो आप। राइट, तो यहाँ से ऐसे करके अपना तैयारी करो, काफ़ी अच्छा रहेगा। राइट, जैसे कि आपने PT360 पे आप ये कर रहे हो। ठीक है, आपने अभी ये पढ़ लिया। ठीक है, जैसे 1-1.5 घंटे की आपने क्लास कर ली, उसके बाद अपना नोट्स बनाओगे, उठाओगे नोट्स को यहाँ पर जैसे हाईलाइट जो करोगे क्या क्या चीज़ें मुझे लिखनी थी उनको आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से नोट करके याद करना है शाम तक। ऐसे करके करना है तो आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से कवर होती जाएंगी। ठीक है, बाकी अपना नोट्स अगर दिखाना है तो आप टेलीग्राम पे दिखा सकते हो, भेज सकते हो मुझे। तो जो कुछ रहेगा ऐड करना रहेगा या हटाना रहेगा तो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो एंड करते हैं इसको। और यहाँ पर MCQs अपलोड हो जाएगी क्लास आज 1 बजे दोपहर में और ये करीब 9 बजे मॉर्निंग में ये क्लास होती है। और एक टेस्ट आप रखेंगे यूकेटी का जो बचा हुआ टेस्ट नंबर 21 का पार्ट 2। ठीक है, तो 3 चीज़ करीब आप यहाँ पे रोज़ फॉलो करो, एक टेस्ट करो और MCQs के करो प्लस यहाँ पर PT65 सॉल्व करो। ठीक है, बाकी अभी डेली टारगेट में स्टार्ट करने वाला हूँ तो आपको मैं और सब चीज़ें बताऊँगा। वहाँ पर टेलीग्राम से जोड़ सकते हो और जो टॉपिक मैंने लिखा हुआ था आज जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन वो आपको मैं PDF भेजूँगा। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।